Hello and welcome to the 29th episode of Random Musings. This will be the fifth episode of this season. और जैसा कि मैं हर एपिसोड के पहले बोलता हूँ, क्योंकि मेरी लिस्ट काफी लंबी है, आज के जो गेस्ट है वो भी मैं पहले दिन से चाहता था, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, और मुझे लगता है ऐसी बातें कर सकता हूँ जो शायद आपको भी अच्छी लगे सुन के। तो आई फील कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरे पास इतने सारे दोस्त हैं, और उन सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा शेयर करने को है, जो मुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों से बाहर भी वो बात जानी चाहिए और आप लोगों को भी सुननी चाहिए, और शायद कुछ आपको पसंद आ जाए या कुछ आपको रिलेटेबल लगे और आपको अच्छा लगे सुनना। तो today's guest is also somebody who I admire a lot, and a very multi-talented person. That's one line to explain him. And you've seen him in quizzing, you've seen him on different streams on this channel. He is a poet, a writer, an actor, just a general nice person, and somebody who has a lot of thought and clarity of thought. I love him. And my next guest on this series is Nihal Parashar. Nihal भाई, हेलो हेलो भाई। निहाल भाई वेलकम रैंडम म्यूजिक्स में, स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक यू आपका मुझे बुलाने के लिए। मैं तो हमारी बातचीत बहुत पहले हुई थी, पहले सीजन के हम्म अराउंड हुई थी, हम्म मुझे हम्म याद हम्म है। एंड तब से अब मौका मिला है आपसे हम्म। खुल के ऐसे रैंडम म्यूजिक गुफ्तगू। की बात करने का। वन ऑफ माय फेवरेट शोज, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने लगभग सारे एपिसोड सुने हुए हैं। वाह आई एम जेन्युइनली ग्रेटफुल वाह। कि इतना बढ़िया काम आप कर रहे हैं, इतनी सुंदर बातें आप लेकर आ रहे हैं दोस्तों अरे की। नहीं। तो मैंने निहाल भाई कुछ टॉपिक्स पे आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मेरा पहला टॉपिक इस इंट्रो से ही आता है, क्योंकि मैंने कहा कि आप राइटर हैं, पोएट हैं, पर आपकी राइटिंग का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ। आप मैं वो उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिनको आपने कभी कभी आप अपने प्रीव्यू भी भेजते हैं, जो हाँ पब्लिकली आपकी चीजें जो भी आई नहीं है, बट मुझे पढ़ने का मौका मिला। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी आपकी संतरे के बीज वाली, अरे जो हाँ, मैंने पढ़ी। आई रिमेम्बर। और और आप हिंदी काफी पढ़ते हैं, और मुझे जनरली ऐसा लगता है कि मैं इस मामले में थोड़ा पीछे रह गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको सुधारने की, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी मतलब हम दोनों की। इससे पहले ऑडियंस से कोई बोलना शुरू हाँ करे हाँ कि हाँ, नहीं नहीं ये हम दोनों हिंदी। की, हम दोनों की। हाँ, हम हम दोनों दोनों की एक ही भाषा जगह है। से आते हैं हाँ लगभग। हाँ हाँ, उसके बारे में भी बात करेंगे हम हाँ आगे। बिल्कुल। तो पर मुझे ऐसा लगता है मेरा थोड़ा रह गया। मैं हिंदी लिटरेचर थोड़ा बहुत बचपन में जो पढ़ पाए, बट आई थिंक पता नहीं फॉर सम रीजन हमने थोड़ी अंग्रेजी किताबें ज्यादा पढ़ी जीवन में। हम्म। तो ये एक मलाल रह गया, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी थोड़ा पीछे जाके परसाई को पढ़ने की, या फिर प्रेमचंद की पुरानी कहानियां वापस हिंदी में पढ़ने की। क्योंकि जब एक कोई भाषा आपको समझ आती है तो उसमें क्यों ना पढ़े। मतलब मैं तो सबको ये कहता हूँ कि अगर काश मुझे, मान लीजिए कि जो फॉरेन ऑथर्स भी हैं, चाहे मार्केज है, मुराकामी है, हाँ हाँ, काश मुझे उनकी भाषाएं आती तो मैं ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ पाता। बिल्कुल। तो अगर हम प्रेमचंद पढ़ सकते हैं तो हम उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों पढ़े। पर मुझे ज्यादा पता नहीं है कि हिंदी लिटरेचर में आजकल फॉर एग्जांपल क्या चल रहा है, कंटेम्प्रेरी हिंदी लिटरेचर जो है वो क्या है। तो हम्म। मैं आपसे, आपके थ्रू अपने ऑडियंस को भी ये एनलाइटन करना चाहता हूँ कि हिंदी लिटरेचर की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या है आपका रिश्ता उसके साथ, और कंटेम्प्रेरी हिंदी लिटरेचर में क्या हो रहा है, और आपका ओपिनियन क्या है। बिल्कुल, मतलब मैं कोई अथॉरिटी तो नहीं हूँ हम्म कंटेम्प्रेरी हिंदी लिटरेचर पे। हम्म लेकिन ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं लिखता हूँ और मैं हिंदी में ही लिखता हूँ। हम्म और मैं अपने आप को ट्रेडिशनल जो राइटर की फॉर्म है, मतलब मैं उसी को बिलोंग करता हूँ। मेरी जो राइटिंग स्टाइल भी है, मैं शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी है, या फिर मैं जो शॉर्ट स्टोरी या फिर लंबी कहानियां भी जो लिखता हूँ, मैं उसी ट्रेडिशन से आता हूँ। मतलब मुझे बहुत पसंद है, मेरा कंफर्ट जोन भी है, तो वो है। तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या हो रहा है हिंदी में और क्या है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने पढ़ाई ना ग्रेजुएशन में लिटरेचर में की है। हम्म और मैंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना ग्रेजुएशन किया है। हम्म तो उसमें हमें क्या होता था कि दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ना होता था, क्योंकि मेरा बचपन से इंटरेस्ट था हम्म लिटरेचर में, हम्म राइटिंग में। और क्या होता है, पटना में आप बड़े होते हैं तो 11 12 में आप आर्ट्स नहीं ले सकते। तो हम्म मैंने कॉमर्स लिया था। हम्म लेकिन मैं जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी गया तो मुझे लगा कि अभी समय है कि मैं लिटरेचर ही पढूं सिर्फ। हम्म हम्म और मैंने वही किया। और हम्म पता नहीं क्यों मैंने हिंदी लिटरेचर में एडमिशन नहीं लिया। वो हम्म शायद मेरे दिमाग में उस समय ये था कि मैंने हिंदी बहुत पढ़ लिया है, अब मुझे दूसरा कुछ पढ़ना है। हम्म तो ये ऐसा मेरे दिमाग में था। बट बाद हम्म में आप रियलाइज करते हो कि बहुत भी कितना पढ़ लोगे। हम्म इतना कुछ है पढ़ने के लिए और इतना सब कुछ है।
लेकिन मैंने इंग्लिश पढ़ा, और इंग्लिश लिटरेचर की खूबसूरती ये है कि दुनिया भर का ना ट्रांसलेशन आपको मिल जाता है, पढ़ लेते हो। उसी ट्रांसलेशन में हमारा एक पेपर होता था, और मैं फर्स्ट ईयर में था, और हमारे एक टीचर थे अंशुमान सिंह, जो हिंदी के एक बहुत बड़े राइटर है, दूधनाथ सिंह, उनके बेटे हैं, एंड प्रॉब्ली मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स आई हैव कम अक्रॉस। अंशुमान सिंह, अंशुमान सर बहुत अद्भुत टीचर है, और जो भी यूनिवर्सिटी में जानते हैं, अंशुमान सिंह का एक रुतबा है, और उनकी फैन फॉलोइंग है अंशुमान सर की इंग्लिश की, मतलब अलग अलग कॉलेज के लोग पढ़ने आते थे उनसे, तो वो वैसा अथॉरिटी वो रखते थे अपनी लैंग्वेज की और पढ़ाई पे, वो वंडरफुल टीचर। तो हम पेपर पढ़ा रहे थे, और उसमें एक कहानी थी डेलिवरेंस, जो असल में प्रेमचंद की कहानी है सदगति, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। हमारा पेपर था इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, और उसमें ये था फर्स्ट ईयर में। उन्होंने क्लास में हमसे पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दिस स्टोरी इन हिंदी। एक मैं था और एक किसी और ने हाथ ऐसे उठाया, और उन्होंने बाकी पूरे क्लास को डांट दिया, बोलता तुम में से हर किसी को हिंदी आती है, जस्ट बिकॉज यू टेकन इंग्लिश लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट, तुमने प्रेमचंद को अपनी भाषा में पढ़ा क्यों नहीं। मैं उस समय बड़ा अच्छा लगा था मुझे कि अरे मैंने पहले से पढ़ा हुआ है ऐसा ऐसा, एंड ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत स्पेशल कुछ ऐसा देख रहे थे, ये जस्ट कि हाँ ठीक है, अच्छा किया तुमने, अगर लिटरेचर पढ़ने आए हो तो ये बेसिक है कि इतना तो करके आओ, इतना होमवर्क तो करके आना चाहिए। तो वैसा रहा ये रिश्ता। और फिर मुझे वहां से लगने लगा कि पहले वो भी था, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी थी कि वो भी एक होता है, हम जहाँ से आ रहे हैं, और मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, वहां पे जो आसपास का वो था, वहां पे हिंदी को बहुत कूल नहीं मानते थे, तो मैं भी ज्यादा अपने उसको छुपाने के लिए भी बहुत देर तक मैं वो करता था कि मैं, अच्छा मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने वो पढ़ लिया है। मैं फर्स्ट ईयर में काफका पढ़ने लगा था, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे नेम थ्रो करने लगा था कि अच्छा मुझे ये पता है, मुझे वर्जीनिया वुल्फ के बारे में पता है। तो ये सब ना फर्स्ट, जो कि थर्ड ईयर का सिलेबस था हमारा बेसिकली, मैं थर्ड ईयर में वो सब पढ़ा, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर में ऐसे थोड़ा शो ऑफ करता था। बट टाइम लगा समझने में कि अपनी भाषा में जो चीजें आप पढ़ सकते हो उसको पढ़ तो लो कम से कम पहले। फिर मुझे लगता है कि दैट वाज द टाइम जब मैंने नाटक लिखना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि कॉलेज थिएटर सोसाइटी में था, सेकंड ईयर के आसपास से मैं नाटक लिख रहा हूँ, और वो अभी तक चल रहा है वो प्रोसेस। तो जब जब कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं, तो हम सभी जब हिंदी या कोई भी भाषा पढ़ते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्लासिक्स को ही उठाते हैं, हम उन्हीं को पढ़ते हैं जिनको हर कोई रेकमेंड कर रहा है। और कंटेम्प्रेरी लिटरेचर जो है ना, वो आप तक पहुंचती है धीरे धीरे। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अभी जो हिंदी लिटरेचर का सीन है, मुझे काफी टाइम तक ये लगता था कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, एंड वी हैव टू दुनिया भर में देखना होगा कि क्या अच्छा हो रहा है, दूसरी भाषाओं में अच्छा हो रहा है, उनको पढ़ो, हिंदी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और मैं भी काफी साल तक, बहुत रिसेंटली तक ये मानता था कि हिंदी में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो नहीं रहा है, मीडियोक्रिटी है, और इट्स बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, ये वो मेरे अपने लॉजिक थे। बहुत बड़ा रीजन ये था कि मैंने बहुत ज्यादा कंटेम्प्रेरी राइटर्स को पढ़ा नहीं था। आई वॉज स्टक विद द क्लासिक्स। बाय क्लासिक्स आई मीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेमचंद या फिर फणीश्वरनाथ रेणु, उनके बाद के जो 70s और 80s के राइटर थे, जैसे निर्मल वर्मा हो गए, या फिर विनोद कुमार शुक्ल हो गए, तो उन लोगों को हम सबसे बड़ा मान रहे थे क्योंकि इनके बारे में सब लोग बात कर रहे थे। तो इनको पढ़ा, निर्मल वर्मा को पढ़ा, और ये सब हुआ, तो मुझे लगा कि इनके बाद तो कहाँ ही कोई अच्छा हुआ है, करेक्ट, हाँ, ये हम मान के चल रहे थे। फिर मैंने कुछ राइटर्स को पढ़ा, जैसे एक राइटर हैं अभी जो लिख रहे हैं, मिथिलेश प्रियदर्शी नाम है उनका, मैंने उनके बारे में कभी पोस्ट भी किया था। मैंने उनकी उनकी एक ही किताब आई है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, लोहे का बक्सा और बंदूक, वो मैंने पढ़ा, एंड आई वाज ब्लोन। लगा कि वो जो सुख मुझे मार्केस को पढ़ के मिलता है, वो सुख मुझे एक यंग राइटर, मतलब उनकी पहली किताब 2021 में आई है, वो सुख मुझे मिथिलेश को पढ़ के मिला। और मुझे लगा कि ये मुझसे क्यों छुपा रह गया, ये मुझे पहुंचा क्यों नहीं, इतना अच्छा राइटर अगर हमारे आसपास है। देन आई रीच्ड आउट टू हिम, आई गॉट टू नो दैट ही लिव्स इन मुंबई। तो मैं उनसे मिला, और मुझे लगा कि, और मिलके आपको और समझ में आता है कि जब आप मिलते हो एक बड़े राइटर से, आपको पता चल जाता है कि आप बड़े राइटर से मिल रहे हो, तो समझ में आया। तो ये है कुछ राइटर्स जो अभी अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, मतलब अभी तो कंटेम्प्रेरी हिंदी में ना एक वेव चल रहा है जिसको नई वाली हिंदी कहते हैं। उसमें कुछ पब्लिशिंग हाउस हैं जो बहुत बढ़िया यंग राइटर्स को स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल जो पब्लिशिंग हाउसेस थे ना, उनमें क्लासिक्स के अराउंड ही सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है। नए राइटर्स को बहुत मुश्किल होता है, अच्छे नए राइटर को वहां पे आ पाना।
वो कुछ कंटेम्प्ररी एक रेवोल्यूशन सा हुआ है हम्म जिसमें कि बहुत सारे राइटर आए हैं जो हर तरह का राइटिंग कर रहे हैं, हर तरह की ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, जिसमें दिव्य हम्म प्रकाश दुबे हैं, सत्या व्यास है, मानव कौल है फॉर इंस्टेंस। हम्म ये लोग जो राइटिंग कर रहे हैं, हिंदी युग नाम की पब्लिशिंग हाउस है वो इनको पब्लिश कर रही है, प्लस हम्म और भी कुछ और पब्लिशिंग हाउसेज हैं जो ये कर रहे हैं। हम्म एंड दे आर कमिंग अप विथ सम ग्रेट टाइटल्स। वो बहुत अद्भुत काम हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि अभी जो एरा है हिंदी का, हम्म हिंदी लिटरेचर का, हम्म इट्स प्रॉबली बहुत सुंदर है। मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है अभी के राइटर्स को पढ़ने के लिए। कुछ मैगजीन्स हैं हिंदी लिटरेचर की, हिंदी पीरियोडिकल्स, वो मैं पढ़ता हूँ। वो बहुत गजब तरीका है कंटेम्प्रेरी हिंदी लिटरेचर को समझने का। हम्म जैसे हम्म मैगजीन है बनास जन, एक है वनमाली है, फिर हम्म सदा नीरा है। तो ये हम्म कुछ लिटरेरी मैगजीन्स हैं जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स को हम्म अच्छे से शोकेस कर पा रहे हैं। वाह वाह, मुझे यही यही आपकी जो पहली बात सबसे ज्यादा टच की वही है कि फॉर सम रीजन, चाहे वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोल लीजिए या जस्ट कन्वीनियंस बोल लीजिए, हाँ हमने एक, और इंग्लिश है एक लिंगुआ फ्रैंका पूरी हाँ, दुनिया का, तो हम हम उस तरह से लकी भी हैं कि हम कई सारे रीजनल और एग्जैक्टली। वर्नाकुलर राइटर्स का ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। जैसे मैं बहुत रिसेंटली पेरुमल मुरुगन की किताब पढ़ रहा था, और मुझे लगा कि शायद मैं तमिल पढ़ पाता, मतलब समझ पढ़ तो पाता हूँ मैं, बट पढ़ के समझ हाँ पाता तो मैं यार उसमें पढ़ लेता, बट चलो कम से कम अंग्रेजी तो आती है, तो उसका ट्रांसलेशन समझ पा रहे हैं। बट हम दोनों आई थिंक हमारे ऑडियंस को यही गुजारिश और रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको कोई भाषा आती है और उसी का कोई ओरिजिनल वर्क है, तो एक कोशिश करिए उसी में पढ़ने की, तो शायद और मजा है। बिकॉज कोई भी ट्रांसलेशन इतना अच्छा नहीं हो सकता कि उसको बिल्कुल ही उस इमोशन को एक और भाषा में वो कर पाए, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसमें अच्छे बुरे ट्रांसलेशन हो सकते हैं, बट एग्जैक्ट रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है, किसी भी भाषा का, किसी में भी। रिवर्स भी, लाइक आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी हिंदी में पढ़ेंगे तो शायद वो फीलिंग नहीं आएगी जो बिल्कुल टोल बिल्कुल। में होगी, तो वो चीज है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि आपने नाटक की बात की और मैं आपके इंट्रोडक्शन में ये खूबसूरत चीज भूल गया था कि आप बेहतरीन एक प्ले राइट भी है वैसे कहे तो, और नॉट जस्ट प्ले राइट, प्रोड्यूस करना, उसको टूर करना। और आज की दुनिया में ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक नाटक लिख के छोड़ दिया आपको उसको पूरा टूर करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना हाँ पड़ता है, हाँ प्रोड्यूस हाँ। करना पड़ता है। तो मैं उस पर आता हूँ, क्योंकि आपका एक बहुत ही खूबसूरत नाटक, अगर मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपके शहर में पटना का सुपर हीरो अगर आ रही है तो प्लीज ट्राई करें। और उस नाम से मैं अगले टॉपिक पे जाना चाहता हूँ जी कि आपके लेटेस्ट नाटक का नाम है पटना का सुपर हीरो। और आपने पटना की बात भी की, आप पटना से हैं, पटना में बिल्कुल। पले बढ़े, और ये एक हम दोनों का और कनेक्शन है, क्योंकि मेरे जो रूट्स हैं वो पूर्वांचल के ही हैं। मेरा ये पूरा जो रीजन है, बक्सर बनारस से पटना का जो एक सुंदर सा एक स्ट्रेच है, और जन्म भी मेरा अनडिवाइडेड बिहार में हुआ, मेरा बचपन जमशेदपुर, घाटशिला, चांडिल, इन जगह, हाँ बोकारो, बोकारो, इन जगहों पे हुआ, मैं आरा में रहा हूँ। तो और हमारे कई सारे कॉमन कनेक्शंस हैं निहाल भाई और मेरे, जो हमें बहुत बाद में लाइफ में पता लगेगी, अरे मेरी बहन आपकी दोस्त और आपके दोस्त मेरे, ये एक है अपना। काफी काफी हाँ। काफी सारे वो हैं। तो मैं अगला एक थोड़ा बिहार पे चर्चा करना चाहता हूँ, तो मैं पहले अपना एक शॉर्ट सा वो दे देता हूँ, फिर आप ठीक बताइए है। आपका वो। तो मैं बचपन तक बिहार में था, और स्कूल के दौरान ही मैं वहां से दिल्ली आया। तो मैं ये लेट 90s, 2000 के आसपास की बात कर रहा हूँ, फॉर आवर ऑडियंस टू गिव देम अ कॉन्टेक्स्ट। हम्म, और मैं जब आया तो बिहारी वर्ड ऑलमोस्ट एक गाली की तरह यूज होती थी। मुझे अभी नहीं पता 20-22 साल बाद क्या सिचुएशन है दिल्ली में, बट तब तो ऐसा ही था, मतलब इट वॉज अ स्लर जिसको कहते हैं। बिल्कुल। चाहे आप एक बिहार के इंसान को बोल रहे हैं, या इट हैज बिकम अ स्लर जो आप लोग आपस में भी बोलते थे कि अरे ये क्या कपड़े पहन के आ गया, बिहारी है क्या, ये मेरे स्कूल में बोल रहे थे आपस में, दो दो लड़के हाँ। जो दोनों नोएडा के ही हैं, बट आपस में ऐसे बोल रहे हैं कि हम्म अरे ये क्या बिहारी की तरफ। इट बिकेम अ थिंग फॉर somebody who is illiterate, somebody who is unaware, अंडर डेवलप्ड बोल लो, अनपढ़ गंवार लोगों के लिए बिहारी वर्ड यूज किया जाता था। फॉर उसके भी कल्चरल रीजंस हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका एक्सपोजर बिहार के लोगों से इसी सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन में हुआ कि उनके लेबर बिहार के होंगे, या उनके हम्म। हाउस हेल्प बिहार के होंगे, तो उनका ये था। तो मुझे बहुत अजीब लगता था स्कूल में शुरू में कि अरे ये क्या है, क्योंकि हम जहाँ बड़े हुए, और शायद अंडर डेवलप्ड जगहों में ये और ज्यादा होता है, कि अपने हिस्ट्री को वो काफी ज्यादा
इन जनरल बोलते हैं। तो मैं जस्ट टू क्लैरिफाई कि मैं क्या कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब आपके पास बहुत कुछ नहीं बोलने को होता है करंट स्टेटस में, जब आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है या हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेज बहुत ज्यादा है वगैरह वगैरह, तो आप हिस्ट्री में बहुत ज्यादा जाते हैं। ऐसे ऐसे काफी देशों में ऐसा होता है। तो मैं यही सुन के बड़ा हुआ कि मैं बुद्ध की धरती से हूँ, और मैं गुरु गोविंद सिंह की धरती से हूँ, मैं महावीर की धरती से हूँ, जयप्रकाश नारायण की धरती से हूँ। यहाँ ये वो जगह है जहाँ महात्मा गांधी ने अपना चंपारण में आंदोलन शुरू किया, और इस तरह की बातें। ये अकेला ऐसा रीजन है जिसने विश्व के 3 बड़े धर्म जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म, यहाँ से यू नो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन, और वगैरह 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 बहुत कुछ। बट ओवरऑल एक स्ट्रगल रह गया पूरे लाइफ में। और जो आपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात की, वो भी कई बार आ जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सकुचाते हैं कि क्या मैं अपने परिवार और अपने हिस्ट्री की बात करूं, या इस रूम में सडनली मुझे फिर से लोग मेरा दर्जा नीचे कर देंगे। एक प्री कंसीव नोशन होगा मेरे मेरे साथ अटैच। और ये बात तो सच ही है कि बिहार से जितना ज्यादा पलायन होता है स्टेट के बाहर, हाँ उतना शायद किसी भी स्टेट से नहीं होता। बिल्कुल आप किसी भी से मिलेंगे तो आप ये उनके स्टोरी में एक चीज कॉमन होती है कि इस पॉइंट पे मैंने अपना स्टेट छोड़ दिया, जो हम दोनों में भी है। आपने भी 12th के बाद छोड़ दिया, मैंने बिल्कुल स्कूल में छोड़ दिया। लोग कहीं और जाके अपना करियर बनाते हैं। पुराने जमाने में कलकत्ता की तरफ जाते थे, बाद में दिल्ली की तरफ आने लग गए, क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटीज थी नहीं। ठीक अभी भी एनआरबी, नॉन रेसिडेंट बिहारी एक बहुत बड़ा ग्रुप है हमारे देश में, चाहे वो हाँ आप बैंगलोर चले जाए, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हर जगह, क्योंकि अपने स्टेट में कुछ काम करने को नहीं था वगैरह वगैरह। तो मैं इतने इंट्रो के बाद मैं आपके साथ द स्टेट ऑफ बिहार डिस्कस करना चाहता हूँ, निहाल भाई, कि आपकी जर्नी बिहार के साथ क्या रही, आपका परसेप्शन क्या है, और आपका ओपिनियन क्या है अबाउट द स्टेट ऑफ बिहार। देखिए ये सारी बातें जो भी आपने कही वो तो सच है। मतलब कि हम जेन्युइनली एक बहुत ग्रेट स्टेट से आते हैं, कि हमारा हिस्ट्री बहुत ग्रेट है। एंड हम्म, वो प्राइड भी है कि जब कभी कॉन्वर्सेशन होती है तो लगता है कि हाँ अरे नालंदा में गया हूँ स्कूल के पिकनिक पे और वहाँ पे इतना कुछ हो रहा था। हम्म, अच्छा वैशाली मेरा नानी घर है, मेरा निहाल वैशाली है, वहाँ पे इतना कुछ हुआ। तो हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा है। मैं अभी हम्म, इनफैक्ट किताब भी पढ़ रहा हूँ, वैशाली की नगर वधु। मैं आपको हम्म, बताया भी था, हम्म, आचार्य चतुर्सेन की। वो क्लासिक है, वो भी उसी अराउंड में, उसी एरिया में से, क्योंकि बुद्धकालीन नाटक से वो कहानी सेट है। तो ये सारी सच्चाई के बाद हम इस बात से नहीं भाग सकते कि हम सभी, हमारा पूरा जनरेशन एक ही सपने के साथ बड़ा हो रहा था कि हम कब बिहार से या पटना से या जमशेदपुर रांची से या फिर आपके छपरा से, दरभंगा से बाहर निकलेंगे। हम्म, हमारा सबसे बड़ा सपना हमसे 1000 किलोमीटर दूर था या 500 किलोमीटर दूर था। वो हम्म, ये था कि हम दिल्ली पहुंच जाएं, कलकत्ता पहुंच जाएं, या फिर 2000 किलोमीटर दूर बंबई पहुंच जाएं। हम्म, जैसे कि मुझे याद है कि मैं जब दिल्ली पहुंचा और मेरी एक दोस्त थी, उनकी बेटी पढ़ाई के लिए बाहर जा रही थी, ऑक्सफर्ड जा रही थी। और मुझे लगा कि अरे कैसे जा रहे हो, क्या हो रहा है? तो बताई कि ऐसे ऐसे भैया, ये हमारा ये सारी चीज़ें की, ये सारी चीज़ें मेरा इतने सालों से प्लान था। मैंने बोला कि यार अप्लाई करना था ना स्कॉलरशिप के लिए, हम्म, हमें कभी ध्यान भी नहीं आया, मेरे हम्म, दिमाग में भी नहीं हिट किया हम्म, कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम्म, हम्म, 12th में सिर्फ यही चल रहा था कि किसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊं, हम्म, कुछ भी कोर्स लेके, हम्म, बस निकलना था। हम्म, और जो लोग वहां रह गए, मतलब मैं जब पलट के जाता था तो मुझे लगता था कि इन लोग के साथ बुरा हुआ है कि यहाँ पे रह गए, क्योंकि एजुकेशन अच्छा नहीं था। वो जिस कॉलेज में थे वो वही बताते थे कि एग्जाम ठीक से टाइम पे नहीं हो रहा है, प्रोफेसर्स अच्छे नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम थे वहां पे। तो ये तो एक सोशल रियलिटी था, है, जिसको हम निगेट नहीं कर सकते। एंड आई हम्म, थिंक वो बहुत जरूरी है कि हमारे जो जितने भी हमारे इलेक्शन होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं बिहार के, वो इन मुद्दों पर जब तक नहीं लड़ा जाएगा, हम्म, ये प्रॉब्लम कभी हटेगा नहीं। ये हम्म, अलग बात है कि नाउ दैट वी हैव एंटर्ड एन एरा हम्म, जहां पे अचानक से ना रॉनेस कूल हो गया। हम्म, इट हैज, आई थिंक इन द लास्ट 12 ईयर्स और 13 14 ईयर्स, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, हमारे पूरे देश में हुआ है कि जो पहले, जैसे फॉर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, वहां पे जाट और गुर्जर बहुत ज्यादा बड़ी कम्युनिटी थी जो कॉलेजेस में आती थी। हम्म, वो कूल नहीं होते थे उस समय। हम्म, फिर अचानक से फिल्मों में उन्हें कूल दिखाया जाने लगा, हम्म, और फिर वो कूल हो गए। हम्म, अराउंड उसी टाइम पे गैंग्स ऑफ वासेपुर आती है। हम्म, उससे पहले बिहारी होना कूल नहीं था। हम्म, मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर को ऐसे बहुत मेजर वो नहीं कह रहा कि उसके कारण हम ये हो गया, बट हम्म, देर ट्रांजिशनल, मतलब एक शिफ्ट हुआ है जहां से अचानक से कूल कैरेक्टर्स आने लगे, जबकि आपकी फिल्म आप देख रहे हो वहां पे हीरो वहां का है। तो हम्म, वो सिनेमैटिकली भी वो एक चीज हुआ,
और अचानक से एक रॉनेस जो है वो पूरे देश में कूल देखा जाने लगा। उसी बीच में ये सारी चीजें हुई कि अचानक से लोग आई एम अ प्राउड बिहारी और ये सब भी बहुत सारा कैंपेन चलने लगा, वो सारी चीजें हुई। बट इन सबके बावजूद वी आर स्टिल गोइंग बैक टू द सेम थिंग कि हम इतने बड़े स्टेट से आ रहे हैं, ये हमारी हिस्ट्री है, ये है, ये चीजें जो हमारा प्रेजेंट है उसको हम निगेट कर रहे हैं। एंड आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि मुद्दे बहुत सही हों और वो बातें की जाएं जो बहुत जरूरी बातें हैं। मैं क्यों अपने माँ बाप से दूर रहना चाहूंगा? मुझे बहुत लकी लगते हैं वो लोग जो यहाँ बॉम्बे में अपने माँ बाप के घर के ठीक बगल में रह रहे होते हैं या फिर घर में साथ रह रहे होते हैं। मुझे अगर कुछ भी अचानक से हो जाए, अगर मुझे फैमिली में जाना है, आई हैव टू प्लान इट। मुझे छुट्टियां प्लान करनी होती है उसके अकॉर्डिंगली। मतलब ये क्या है? ये तो बहुत अच्छा नहीं है ना। तो ऑफ कोर्स इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। हम एक बेहतर भविष्य के लिए निकले थे बाहर, लेकिन अगर वो सिचुएशन ऐसी होती कि वो बेहतर भविष्य हमें वहीं पे मिल जाता तो शायद हम नहीं जाते। तो ये सारी चीजें हैं। खूबसूरत। आपने ये वाला पॉइंट जो आपने बोला ना कि जो मुझे बहुत ज्यादा रेजोनेट किया कि हमारे सपनों की सीमा होती है। आप हाँ समझ रहे हाँ हैं? हाँ क्योंकि जब हाँ। मैं इंजीनियरिंग में गया और हमारे बैच के ज्यादातर लोग साउथ इंडियंस थे, मेजोरिटी आंध्र आंध्र प्रदेश, तब सो तेलंगाना, आंध्र और तमिलनाडु के ज्यादातर बैचमेट्स थे। और उन सबका फर्स्ट सेकेंड ईयर से बहुत क्लियर था कि हम जीमैट और जीआरई और यूएस, और वो किया भी, ऑलमोस्ट सारे लोग यूएस गए। और तो हम जैसे जो लोग थे बैच में, हमने कहा कि हमने तो ये अगेन कर सकते नहीं कर सकते, वो सब बात की बात है, हमने ये सोचा ही नहीं। क्योंकि हम्म। हम जहाँ थे हमारा सपना ही वही था, हम हाँ, ऑलरेडी सपना जी रहे थे। हमारा तो सपना था कि साउथ जाके इंजीनियरिंग कर, मतलब भाई इससे बड़ी तो बहुत हमारी मतलब मैं, सोच ही नहीं मुझे है। पता है मेरे बहुत सारे दोस्त गए और मुझे पता है वो कितना बड़ा सपना था। जबकि हमारी सोच ही टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस से दूर एग्जैक्टली। नहीं गई थी। हमारे लिए वही था कि यार हम पैसे कमाएंगे, हम बेंगलोर में रहेंगे, और हमने सोचा ही नहीं कि ये अटलांटा और जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में इंसान जा सकता है पढ़ने तब। हाँ, एक्चुअली तो मेरा जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो मेरा नाटक है पटना का सुपर हीरो, उसमें भी ना यही सारी थीम एक्चुअली आती है। मतलब वो इट्स ऑफ कोर्स अ स्टोरी सेट इन पटना, फन स्टोरी, वो सारी चीजें हैं। बट उसका जो अंडर करेंट है ना, वो एक लड़के की कहानी है जो इवेंचुअली पटना छोड़ता है और वापस आता है। हम्म, बट वो कुछ अलग कंटेक्स्ट में, स्वदेश की कहानी नहीं है। हाँ, बट देर इज समथिंग हैपनिंग, वो कुछ पटना में उसकी वो वही है। कहानियों में क्या होता है कि मेरा चाइल्डहुड बहुत ज्यादा वो होता है। तो एक उसको बचपन में एक हीरो मिलता है, लेकिन हम्म, उसी कारण से वो पटना से बाहर निकलता है 12th के बाद। हम्म, एंड ही कम्स बैक एंड रियलाइजेस व्हाट हैज चेंज एंड व्हाट हैज नॉट चेंज। तो हम्म, इसकी सारी चीजें हैं। तो हम्म, वो थीम तो बहुत ज्यादा रेजोनेट करती है। हम्म, उन्हीं चीजों को पकड़ने छूने की कोशिश रहती है अपनी कहानियों में। बट हाँ, और दूसरी बात जो आपने बहुत ये वसेपुर वाला पॉइंट बोला, वो बहुत रेलेवेंट इसलिए भी है क्योंकि एक तो पॉप कल्चर में जो चल रहा है वो हमेशा डिफाइन करता है चीजों का पोजिशनिंग। बिल्कुल कि बिल्कुल। जैसे मिर्जापुर आ गई है तो आप किसी को मिर्जापुर नाम भी लें तो उसको लगता है वहां गोलियां चल रही होंगी। हाँ हाँ। भले ही मिर्जापुर, आजमगढ़, जौनपुर में रियलिटी जो भी हो, बट वो परसेप्शन तो ये हो गया। तो उससे मेरा एक और कंप्लेंट हो गया अबाउट आवर म्यूजिक। तो हाँ मतलब भोजपुरी म्यूजिक और भोजपुरी लोक संगीत, भोजपुरी नाटक, भोजपुरी पोएट्री, जो भिखारी ठाकुर और एक है उसका ट्रेडिशन है। पर भोजपुरी म्यूजिक बोलते ही लोगों को जो इमेज दिमाग में आती है वो थोड़ा हर्टफुल लगता है। हाँ। एज एज जिसकी मदर, मतलब जिसका नेटिव लैंग्वेज भोजपुरी है, तो अब बिल्कुल। लगता है अरे यार नहीं है भोजपुरी, मतलब शारदा सिन्हा जी ने गाए हैं और पुराने बड़े अच्छे अच्छे गाने। कि मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना होता था बड़े होते हुए कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, हाँ तहर हाँ कोट हाँ के हाँ होने के बेजोड़ बाड़ू हो। हाँ हाँ। इतना सुंदर है ये, भरत शर्मा व्यास वगैरह का गाना और शर्मा व्यास। है ना। और अभी आप किसी को भोजपुरी में बोले तो लॉलीपॉप लागेलू और पता नहीं, हाँ तो एक बहुत ऐसा, मैं उस पर बहुत सोचता हूँ कि क्या क्या जो पंजाबी म्यूजिक के शौकीन होंगे उनको उनको भी ऐसा लगता होगा जब आप यो यो हनी सिंह करते हो, उनको लगता होगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज प्लीज मेरे कल्चर के बारे में ऐसा तो मत मेरे करो, है ना। हाँ। तो आपको ऐसा फील हुआ कुछ, निहाल भाई? तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें ना एक मुझे थॉट ये है कि जो मैं हमेशा से देखता था बड़े होते हुए, कि मैं जब दिल्ली आया या फिर मैं बाहर जब गया, हम्म, मैं जब दो कॉलेज में दो बंगाल के लोग मिलते थे ना, दे ऑलवेज यूज टू टॉक इन बंगाली। और हम्म, ये हर कंटेक्स्ट में देखा है कि दो हम्म, तमिलियन मिलेंगे, वो तमिल में बात कर लेंगे।
दो बंगाली हम्म मिले तो बंगाली में बात कर लेंगे। हम्म मैं मिलता था और मैं भोजपुरी बोलता हूँ। हम्म मुझे अचानक से एक लड़का मिल गया छपरा से, और हम हम्म तो, अच्छा तुम छपरा से हो? बोलते हैं हाँ मैं भी छपरा से हूँ। और हम्म हम दोनों, मैं और तुम और इसमें ही रह गए, हम भोजपुरी तक नहीं पहुंचे, हम्म क्योंकि हम दोनों वहां पे अनसेट था कि हम दोनों इस शर्म में हैं कि हम्म मेरी भाषा को ये लोग लॉलीपॉप लागेलू समझते हैं। हम्म ऑफ कोर्स इट, मैं बहुत यंग एज की बात कर रहा हूँ, 12 से निकला निकला था। और वो हम्म टाइम लगता है समझने में कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है लोगों को समझाना हर बार कि हम्म नहीं नहीं, शारदा सिन्हा को सुनो, भरत शर्मा व्यास को सुनो। हम्म क्योंकि लॉलीपॉप लागे लू भी एक रियलिटी है, हम्म पूरी म्यूजिक में जो चल रहा है उसकी एक रियलिटी है, और नॉट लॉलीपॉप लागे लू, इतना कुछ है। लॉलीपॉप लागे लू के बाद तो उसके अलावा कितना गंद है, हम्म इसको जब तक टैकल नहीं करेंगे हम्म हम इमेज नहीं बदल सकते। इसको टैकल करने का तरीका यही है कि एक अच्छा काम हो भोजपुरी में, और हम्म वो काफी सारे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं। हम्म जैसे फॉर इंस्टेंस मैं सिनेमा की बात करता हूँ, अचल मिश्रा करके एक डायरेक्टर है जो कि जिसने दो मैथिली फिल्म बनाई है, धुएन और गामक घर। हम्म उसने अचानक से दरभंगा मैथिल भाषा को इतने इंटरनेशनली, नेशनली इंटरनेशनली इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाके पहुंचाया है। हम्म कैन नॉट निगेट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर अदर पीपल ऑल्सो, कुछ हम्म यूट्यूब चैनल हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो हम्म बहुत अच्छा कंटेंट भोजपुरी में क्रिएट कर रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज इट विल टेक सम टाइम फॉर, जो बिहारी लोग हैं उन तक ही पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। एंड और अभी क्या एक नीच तक पहुंच पा रहा है, वो जब तक सब तक नहीं पहुंचेगा वो प्राइड नहीं आएगा। तो मुझे लगता है आर्टिस्ट को इस बोझ के साथ काम नहीं करना चाहिए कि मुझे अचानक से इस भाषा को बड़ा कर देना है, मुझे अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ करना है। वो बहुत नेचुरल प्रोसेस है। आप बस अपना काम कीजिए, आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि हम्म भाषा खराब नहीं होती। और हम्म भोजपुरी मतलब, क्योंकि मैं उसके गाने समझता हूँ, हम्म मैं मेरा स्पॉटिफाई पे मोस्ट प्लेड प्लेलिस्ट जो है हम्म भोजपुरी फोक सॉन्ग्स का ही है। हम्म मैं बहुत, वो होता है, मैं जिम में कई बार एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, और हम्म मैं भरत शर्मा व्यास सुन के एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ। तो मैं तो बहुत बड़ा फैन बॉय हूँ। हाँ मनोज तिवारी के कुछ गाने हैं शुरुआती या 90s के शुरुआती गाने, शुरुआती गाने फन सॉन्ग हैं, इतने हम्म बढ़िया है। मुझे याद है कि एक एक तो इतना कंटेक्चुअल गाना था, एमए हम्म, में लेके एडमिशन हम कंपटीशन देता। फेवरेट फेवरेट एंड जो उसमें पूरा का पूरी कहानी है उसमें, कि एक आदमी हो गया जिसकी 40 साल की उम्र हो गई, वो यूपीएससी और स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहा है, और लड़की वाले उसको देखने आ रहे हैं, और उसका वो कंपटीशन में बिल्कुल हालत खराब हो गई, और उसके जो डिलेमा है उसको इतना हम्म सुंदर कैप्चर किया है। तो वो, तो ये सब कहा, एंड दी स्टोरीज, मतलब ये हमारी तो कहानी यही है ना। हमारे जो भैया थे, हमारे जो रिश्तेदार थे, वो इन्हीं गानों में तो छिपे हुए हैं। वो हनी सिंह के गानों में, या फिर जो पंजाबी फोक सॉन्ग जो मतलब, या फिर जो भी गाने हैं जो पॉप सॉन्ग्स हैं, उनमें मैं अपने चाचा को नहीं देख सकता ना। मैं तो भोजपुरी के भरत शर्मा व्यास के गानों में ही अपने पूरे परिवार को देख रहा हूँ। आपने इतना अच्छा गाना याद दिला दिया ना, मतलब अरे, इसके बाद ही मुझे सुनना मैं पड़ेगा। मैं हाँ, मैं कई बार उस गाने को इतना सुनता हूँ, मैं एमए भी। के एडमिशन कंपटीशन देता तो मैं बबुआ। वही जो आपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात की, तो मैं ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि एक लाइन में ही ये जो लाइन है, और ये बहुत मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत हमारी कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड है, कि एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, तो कंपटीशन दे रहा है, ठीक है। अब कंपटीशन देना अपने आप बिहार में और उस प्रांत में अपने आप में एक जॉब है। आप हम्म। समझ रहे हैं, वो एक इंसान की आइडेंटिफिकेशन है कि वो, आप समझ रहे हैं। आप अब थोड़ा पॉज लीजिए, कि ऐसा था ना, उनका उनका बेटा डॉक्टर है, उनकी बेटी इंजीनियर है, उनका ये ऑक्यूपेशन है। एक पूरा ऑक्यूपेशन कैटेगरी है बिहार में, जो कि वो उनका बेटा कंपटीशन दे रहा है, उनकी जी। बेटी कंपटीशन, कई सालों साल लोग कंपटीशन दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक पीओ, कई सारे लेयर है उसमें, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये इतना खूबसूरत बात है एक लाइन में, कि एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन कंपटीशन देता। देता। और वो लाइन, मतलब उसमें कई सारे बहुत बहुत अच्छी लाइन है, जैसा तो निहाल भाई ने कहा। ओके निहाल भाई, इससे पहले हम इस एक 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 हवा में एक उड़ अलग, जाए। एक अलग ही ट्रैक में चले जाए, मैं बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। कचहरी से लेके परमिशन, कंपटीशन। कंपटीशन देता। ओह मैन। ओके मेरा
जो मूवी फैंस है उनको एक छोटा सा ट्रिविया बोल देता हूँ मैं, बहुत जोर से हाँ, मुझे आ रहा है कि पहली बार ये गाना मैंने जो सुना था मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म में, वो आता है शूल में। ओके। यस। तो शूल में एक बहुत छोटा ऐसे गूजबम्स आ रहे हैं, छोटा सा सीन है जिसमें हमारे विलेन ऑफ कोर्स आते हैं और वो एकदम एक्साइटमेंट में टेबल पे बैठे थे, ये गाना सुनो बेतिया का लड़का है, ऐसे करके, एंड दैट्स अ रेफरेंस टू मनोज तिवारी एंड ही मनोज प्ले। तिवारी को रेफरेंस और है। ऐसा दो लाइन बजता है ना, कम बट, और फिर बीच में वो सीन इंटरप्ट हो जाता है, बट दो लाइन वो गाना शूल में आती है और ऐसा बच्चा यार। सयाजी शिंदे होते हैं ना प्ले त्याजी करते। शिंदे ने क्या सुंदर काम किया उस फिल्म में, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये आदमी एक अरे अक्लेम्ड बहुत। महाराष्ट्रियन एक्टर है जो कि हाँ एक हाँ, वो तो उसमें जो उन्होंने बच्चू यादव का कैरेक्टर बच्चू, था। हाँ, बच्चू यादव, हाँ। ओके। तो हाँ, इससे पहले हम भटक जाए इन गलियों में, निहाल भाई, हम वापस आते हैं हमारी मेन कॉन्वर्सेशन में। और मुझे, मैं जब आपका इंट्रो दे रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि, और अगेन एक रिलेटेबल चीज आप में और मुझ में, कि प्रोफेशनली हमें एक कैटेगरी में डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं खुद को भी नहीं डाल पाता, मैं आपको भी नहीं डाल पाता। और तो मैं इस टॉपिक पे थोड़ा बात करना चाहता था, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी। ठीक है। और क्रिकेट में कहते हैं हरफन मौला खिलाड़ी। अरफन वाला। तो जैसे मैंने आपके इंट्रो में कहा कि आप प्ले भी लिखते हैं, आप राइटर भी हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं। हम एक्चुअली पहली बार एक्टिंग के सेट पे मिले थे, हमने एक ऐड साथ किया था तब हम ऐड मिले। किया था। और आप ऑथर हैं, आप बहुत कुछ। मुझे भी कोई पूछता है जो मुझे नहीं जानता यूजुअली, और वो कहते हैं क्या करते हो, तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूं, कि मैं कौन हूँ। क्या मैं एक एक्टर हूँ, क्या मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, क्या मैं क्विजर हूँ, क्या मैं यूट्यूबर हूँ, क्या मैं राइटर हूँ, क्या मैं कौन हूँ। और ये सारी चीजों में हमको इक्वली मजा आ रहा है, इसलिए हम हाँ। कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्ट्रैटेजिकली हमने प्लान किया है कि सुबह के 8 से 10 मैं पॉडकास्ट किया करूंगा, 10 से 12 में क्विज, 12 से एक्टिंग, और फिर 8 बजे के बाद स्टैंड अप, ऐसा नहीं है। बट हमें इसमें मजा आता है इन सब चीजों में, तो हम लकी हैं कि हम शायद कर पाते हैं। बट मैं बहुत बार, हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत फोकस्ड है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि बहुत, अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, अगर वो लिख रहे हैं तो वो लिख ही रहे हैं, स्टैंड अप कर रहे हैं तो कुछ और नहीं कर रहे हैं। तो कई बार मैं, मुझे ऐसा, मैं पॉज लेके सोचता हूँ कि ये वाला रूट लेना था क्या, ये वाला समझ रहे हैं? तो एक मेरे दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट ये लगा रहता है हमेशा कि जैक ऑफ मेनी ट्रेड्स, ऑल तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट जैक ऑफ मेनी ट्रेड्स वर्सेस समबडी हु इज वेरी फोकस्ड। कि क्रिकेट में मतलब ये सिर्फ किस बैटिंग करता है और बैटिंग ही मचा के करते हैं, या फिर अपन रविंद्र जडेजा और ऐसा जैक कालिस जोन में जानते हैं कि एकदम रोहित शर्मा। तो मतलब आप क्या इस द्वंद से कभी गुजरते हैं? आपको कभी लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, आई शुड ट्राई स्ट्रीमलाइन थिंग्स, या फिर नहीं ठीक है अपना, सही है, अच्छा है? मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट कि हम्म। ऐसा नहीं है कि ये थॉट नहीं आता है, और ये बहुत क्योंकि आप अपने करियर को जब देख रहे होते हैं तो ये थॉट तो हर बिल्कुल आएगा। क्योंकि करियर में भी ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। हम्म। ऐसा नहीं है कि तोड़ लिया है, फोड़ दिया है। ये बहुत, मैं सेल्फ अवेयर हूँ कि ऐसा हम्म। कुछ नहीं है, और बहुत कुछ करना है। इस सफर में ही हूँ मैं। हम्म। ये मुझे बहुत अच्छे से क्लैरिटी है, और वो हम्म। सारी कोशिशें हैं। लेकिन मुझे उन लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है जो बहुत फोकस्ड हैं और करते हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ। हम्म। बट मुझे हमेशा से मुझे लगता है कि ये बहुत मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, बहुत यंग एज से मुझे लगता, ये दिमाग में हमेशा था कि जीवन एक ही है, और हम्म। मुझे लाइफ में ना सब कुछ करना है। हम्म। सब कुछ का मतलब था हर वो चीज़ जो मुझे पसंद है। हम्म। और इसलिए मुझे जब मैं थिएटर करना शुरू किया तो मैं सिर्फ अपने आप को वहां पे एक्टर की तरह नहीं देखता था। मैं एक्टिंग करता था, लेकिन मेरा बहुत इंटरेस्ट लाइट डिजाइन में होता था, क्योंकि मुझे हम्म। लाइट डिजाइन बहुत पसंद था। हम्म। मैं अच्छा लाइट डिजाइनर नहीं हूँ, इसीलिए हम्म। मैं अपने नाटकों में लाइट छूता भी नहीं हूँ। और हम्म। देयर आर पीपल हु डू ग्रेट वर्क, मैं उनको करता हूँ। आई जस्ट हेल्प, मतलब अगर मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसे कर सकते हैं, ये सारे थिएटर में लाइट डिजाइनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हम्म। तो वो तो मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था। उसी हम्म। समय मुझे राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। हम्म। मेरा पहला, मुझे ऑफ कोर्स मैं जब बड़ा हो रहा था तो आसपास के दोस्तों ने बोला कि अरे तू ये है वो है, तू एक्टर बनेगा, एक्टिंग कर सकता है। तो हम्म। आपको आसपास जो लोग बोलते हैं आप उसको सीरियसली ले लेते हो, और आप अपने आप को उस तरीके से देखने लगते हो। हम्म। फिर टाइम के साथ आप रियलाइज करते हो कि देर आर मोर थिंग्स दैट आई वांट टू डू, एंड हम्म। वो सारी चीजें जब आप हल्का हल्का शुरुआत किया कॉलेज के टाइम पे, मुझे उसमें भी उतना ही मजा आया। जब मैं हम्म। राइटिंग, मैंने पहला नाटक जब लिखा, आई वॉज इन सेकेंड ईयर कॉलेज, हम्म। और वो नाटक कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी खेला गया और हमें काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला। हम्म। और उसमें ना मैं पहली बार अचानक से एक जो
राइटर मोड में एंटर करना होता है ना, वो किया था, और मैंने बहुत सीरियसली लिया था अपने आप को एज अ राइटर। टाइम लगा समझने में कि अपने आप को राइटिंग के लिए भी सीरियसली नहीं लेना है, मतलब अपने आप को मैं सीरियसली नहीं लेना चाहता कि मैं ये हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो इतिहास लिख रहा हूँ, मैं इसी भी इस प्रोसेस में नहीं हूँ। मुझे अंत में जो करना है वो मेरे इस पल को कितना समृद्ध कर रहा है, कितना अच्छा बना रहा है, उसमें मेरा पूरा फोकस है। उसके लिए मुझे हो सकता है मैं ट्रैश फिल्म देख सकता हूँ, मैं कभी कुछ दोस्तों के साथ शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं उसके लिए मजे की कविता लिख सकता हूँ, और कभी बहुत दिल से निकली तो कोई सीरियस बात भी लिखने की कोशिश करूंगा, लिखूंगा। मैं वही करूंगा जो मुझे मन है, क्योंकि ये मेरा इकलौता जीवन है और इसको मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। ये है। वाह, नहीं नहीं, बहुत मतलब इस एपिसोड का नाम ही रिलेटेबल कर देते हैं, क्योंकि आपने जो, मुझे लगता है मेरी जर्नी में बिल्कुल हर हर पड़ाव पे यही फीलिंग आई, हाँ प्रोफेशनली और पर्सनली भी, कि यार सब कुछ करते हैं ना, है ना। हाँ ऐसा वो वाला एक होता है ना, क्यूरियस, सब कर लेते हैं क्या? जैसे मैं जब कॉलेज गया और ऐसे कल्चरल टीम में गए, तो उसमें भी फोकस लोग होते हैं ना, कि ये डिबेटर है, ये हम्म। क्विटर है, ये जैम करता है। ओके, सब करते हैं ना यार, सब करते हैं। डिबेट में भी जाएंगे, क्विज में भी जाएंगे, एक्सटेम्परी में भी जाएंगे, क्विज और में भी सब करेंगे, स्पोर्ट्स क्विज भी करेंगे, हाँ, मूवी क्विज भी करेंगे, ये जनरल क्विज अपना भी ले आओ। एक डिपार्टमेंट अपने आप को फिक्स नहीं करना है कि यार हम हाँ। इसी डिपार्टमेंट के हैं, हम दुनिया के हैं यार, इस दुनिया में आए। और ये कितना मतलब अवेयर होने की बात है कि हम सभी बहुत इंसिग्निफिकेंट हैं। जैसे मैं बेइंतहा इंसिग्निफिकेंट हूँ इस लार्जर स्टोरी में या फिर हम्म। लार्जर कॉस्मोस में। हम्म। उसमें अगर मैं अपने आप को इतना सीरियसली ले लूं कि मैं सिर्फ एक ही चीज करना करूंगा पूरे जीवन, हम्म। तो लगता है कि मैं अपने आप को कितना डिप्राइव कर रहा हूँ बहुत सारी चीजों से। हम्म। और वो मैं अपने इनसिग्निफिकेंस में मैं एक बहुत मेजर सिग्निफिकेंट चीज खो जाऊंगा, हम्म। वो मैं नहीं करना चाहता। हम्म। तो ये है। वाह, चलिए, मुझे बहुत वैलिडेशन मिला है सुन के कि हाँ, नहीं सही कर रहा हूँ मैं। पता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कि आप सब तो सही करना है कर ही रहे मुझे, हैं, आपसे तो सब। इतना इंस्पिरेशन हम सभी ड्रॉ करते हैं, एंड आई एम नहीं। श्योर कि आई ड्रॉ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, एंड लॉट ऑफ पीपल हु लिसनिंग वो ड्रॉ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। और मुझे पता है बहुत लोगों को लग रहा होगा ऐसा कि केवी भाई बस क्विजिंग करते हैं, हम्म। क्विजिंग से बहुत लोग आते हैं, बट हमें पता है कि आपका आपका दायरा कितना बड़ा है। वो अभी हमारी इस चैट से पहले यही बात हो रही थी कि अच्छा चाचा विधाई की शूट पे आप कब जा रहे हैं। हाँ। कि वो एक्टिंग भी आपका एक मेजर काम है, हाँ। करते ही आप लगातार करते हैं, देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू डू। वो हम्म। काफी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं भाई आपसे तो। नहीं, तो इंस्पिरेशन पे ही अगली अगली बात कर लेते हैं। सीमलेसली फ्लो कर रहा है। इंस्पिरेशन पे ही बात कर लेते हैं कि ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है लोगों के इंस्पिरेशन सुनना, ताकि मैं और ऑन माय ऑडियंस बिहाफ ऑल्सो, कि वो भी जाके वो उन लोगों को एक्सप्लोर कर सके। तो आपके इंस्पिरेशन एज अ राइटर कोई हैं ऐसे, या कुछ लोग रहे हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं, जिनका कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इम्पैक्ट होता है? कि अगेन मैं ऑडियंस को बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है, कि क्या होता है ना, कि आप कोई भी आर्टिस्ट या किसी भी तरह के, आप एक्टर है, पेंटर है, राइटर है, कई बार आप बहुत डायरेक्ट इंस्पिरेशन लोगों से लेते हैं कि मुझे रश्दी पसंद है और रश्दी की तरह लिखना है, तो आप कॉन्शियसली लिखते हैं। और कई चीजें आपके अंदर बस है, वो कहीं से आ गई हैं, जो कॉन्शियसली नहीं आई। कई सबकॉन्शियस। बार आप कोई सीन करेंगे और आपके दिमाग में कहीं से कोई मकबूल के सीन का रेफरेंस है जो आपको पता भी नहीं, हम्म। या आपके दिमाग में कुछ कुछ है, कुछ तो वो डीएनए का हिस्सा बन गया है आपके। तो इस तरह के आपने आपके कुछ कॉन्शियस की, ये आपने कॉन्शियसली इंस्पायर हो, और कुछ आपको लगा कि ये मैं हो गया, इतना मुझे इतना पढ़ा या अच्छे लगे, कोई है ऐसे राइटर्स, निहाल भाई? एक राइटर तो है, इसमें मैं कोई डाउट नहीं करूंगा, लेकिन इंस्पिरेशन की जब बात करते हैं ना, मैं अपने इंस्पिरेशन राइटर से बहुत ज्यादा ड्रॉ करता नहीं हूँ, राइटिंग के इंस्पिरेशन। हम्म। मुझे क्या लगता है कि मैं कुछ लोगों से कुछ मूवमेंट से, कुछ लोगों से, इन लोगों से इंस्पायर होता हूँ। हम्म। और जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे राइटिंग में फिल्म मेकर्स का बहुत बड़ा हाथ है। हम्म। मुझे कुछ ऑडियोस हैं जो बहुत ज्यादा पसंद है, हम्म। एंड आई सी हाउ दे सी वर्ल्ड, हम्म। व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे। हम्म। और वो मुझे समझ में आता है, फिर वहां से मुझे लगता है कि ये वो एक पर्सपेक्टिव देते हैं वो राइटर्स। मतलब ऑफ कोर्स सिनेमा लिखने के लिए आप एक स्क्रीन प्ले लिखते हो, तो उस तरीके हम्म। से तो राइटर वो भी हैं, क्योंकि हम्म। कहानी कहने का मीडियम है। हम्म। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे कुछ मजिशियन है, हम्म। वो आपको इतना इंस्पायर करते हैं। हम्म। अभी काफी नया है, मैं यूट्यूब पे काफी और नेटफ्लिक्स पे भी कुछ स्पेशल देखता हूँ, और मुझे लगता है कि वो जो चीजें कर रहे हैं
वो काफी अद्भुत है। तो ये बहुत नया है, मतलब मैं उनको हम्म देखता हूँ। प्लस मतलब ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर ही रहे होते हो। हम्म तो अलग अलग लोग हैं, काफी सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। हम्म ये तो हो गई इंस्पिरेशन की, कि आप इंस्पिरेशन कहाँ से ड्रॉ करते हो, आई थिंक ये तो हो गया। हम्म लेकिन इन सब के बावजूद मुझे बचपन में एक राइटर मिला था, हम्म जो मैं 8th क्लास में मैंने शायद पहला नॉवेल पढ़ा था आर के नारायण का। हम्म आई थिंक मैंने वेंडर ऑफ स्वीट्स पढ़ा था पहला, या हम्म बैचलर ऑफ आर्ट्स, इन दोनों में से कोई एक पढ़ा था। हम्म और फिर उसके बाद मैं बाकी राइटर को पढ़ने लगा, हिंदी के पढ़ने लगा, फ्रेंच पढ़ने लगा, रशियन पढ़ने लगा, क्योंकि लिटरेचर का मैंने तो ग्रेजुएशन ही किया, तो दुनिया भर का साहित्य पढ़ लिया, साथ ही साथ प्ले राइट पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। हम्म और इन सब के बाद जब मैं लौटता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक लेवल पे, एक तरह का वर्ल्ड लिटरेचर से एक्सपोजर होने के बावजूद, मेरा फेवरेट राइटर तो काफी हद तक आर के नारायण ही है। हम्म क्योंकि वो जो और वो शायद फॉर इंस्टेंस, मैंने एक जब पटना का सुपर हीरो के बारे में एक आर्टिकल भी लिखा था आउटलुक में, तो उसमें भी मैंने शुरुआत इसी बात से की थी कि जब मैं बच्चा था और मुझे लगता था कि एक राइटर ने एक दुनिया में, एक शहर में किस तरीके से पूरी दुनिया को देखा है, हम्म एंड पटना बिकेम दैट मालगुडी फॉर मी। हम्म कि और उसका रीजन ये था कि मैं पटना से बाहर निकल चुका था, तो जो पटना मेरे दिमाग में था वो हम्म मेमोरी का पटना था। हम्म मैं जो कहानियां लिख रहा हूँ, मेरी बहुत सारी कहानियां असल में पटना में सेट है, चाइल्डहुड में, और पटना में सेट है। हम्म तो मैं जिस पटना को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ अपनी राइटिंग में, वो वो पटना तो है नहीं जो अब है। हम्म वो मेरे इमेज का पटना है, हम्म जिसमें नॉस्टैल्जिया एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। एंड आई थिंक दिस इज अ फेज आई एम गोइंग थ्रू। वो हम्म शायद बाद में रहे ना रहे, वो मुझे नहीं पता, और उसमें हम्म बहुत सारी चीजें हैं, वो होगा। तो लेकिन इतना ज्यादा मेरे अंदर आर के नारायण को लेकर रेस्पेक्ट और हम्म ऑ है, क्योंकि जब मैंने गाइड पढ़ा था हम्म नॉवेल, मैं पागल हो गया था। मुझे हम्म नहीं लगा था कि इतनी सिंपल कहानी, मतलब इतनी सिंपल तरीके से लिखी कहानी, कितने लेवल पे स्पिरिचुअल है, फिलोसॉफिकल है, और हम्म क्या क्या चीजें वो कर रही थी। पढ़ते हुए मैं इतना कुछ अपने अंदर, और मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हम्म हूँ, बट आई एम श्योर कि द द द नोशन अबाउट आर के नारायण हैज नॉट चेंज्ड, कि हम्म अभी भी लोग उनको उतना ही प्यार करते हैं। हम्म तो वो बहुत मेजर इंस्पिरेशन है। हम्म उसके अलावा कुछ इंस्पिरेशन जो राइटिंग के राइटर्स जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उसमें से मैंने एक नाम तो लिया, मिथिलेश प्रियदर्शी, जो कंटेम्प्रेरी राइटर है, मुझे बहुत हम्म ज्यादा, हम्म आई बीन लकी टू रीड हिज मेनी अनपब्लिश्ड स्टोरीज आल्सो। हम्म तो मुझे लगता है कि अद्भुत कर रहे हैं, अद्भुत लिख रहे हैं। हम सभी एक हमारा जनरेशन है हिंदी रीडर्स का, जो विनोद कुमार शुक्ल जी का बहुत बड़ा फैन है। हम्म और मैं उनमें से एक हूँ, जो मुझे हम्म लगता है कि कवि क्या होता है, मुझे पहली बार समझ आया था जब मैं शुक्ल जी से मिला था। अभी मैं हम्म पिछले साल ही एक्चुअली मैं उनसे छत्तीसगढ़ गया था उनसे मिलने के लिए। हम्म और 86 ईयर्स ओल्ड हैं अभी फिलहाल वो। और जब मैं उनसे मिला, तो मैं उनकी कविताओं का तो फैन हूँ ही। मैं हम्म हमेशा, कई बार आप तो देखेंगे मेरे इंस्टाग्राम पे भी, मैं जब बहुत बोर हो रहा होता हूँ, मैं शुक्ल जी की कोई कविता शेयर कर रहा होता हूँ। हम्म लेकिन जब मैं उनसे मिला, तो मुझे पहली बार समझ में आया कि कविता लिखना कवि नहीं होता है, कवि होना कवि होता है। और शुक्ल जी जब सामने मिलते हो ना, तो आपको लगता है कि ये कवि ही हैं। इनकी कविता में जो ये है और जो ये असल में है, उसमें रत्ती भर का अंतर नहीं है। हम्म और वो मुझे इतना ज्यादा इंस्पायर किया था, उनसे वो मीटिंग, उनसे वो मिलना। तो मुझे लगा कि हमारा जो पूरा आर्ट फॉर्म की पूरी जर्नी है ना, वो असल में आप जो क्रिएट कर रहे हो और आप जो हो, उसका अंतर कम करने की जर्नी है। ये मुझे समझ में आया था शुक्ल जी से मिलके। हम्म और ये बहुत लंबी जर्नी है, मतलब ये छोटी जर्नी नहीं है, इसमें जीवन लग जाता है लोगों का। आप हम्म जो क्रिएट कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब है, ट्रुथ का जो पूरा सेंस है ना, कि आप हम्म ट्रुथ किसको कहते हो, ये हम्म जो जर्नी होती है, आप ट्रुथ को जो खोजना चाहते हो, वो आपकी, आप जो क्रिएट कर रहे हो, उस तक वो निकल आए। हम्म हम्म वो मुझे उन्होंने हम्म बहुत इंस्पायर किया। प्लस मुझे लगता है मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, वो बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे। हम्म नहीं, मुझे वही थॉट है कि हम लोग एक्चुअली इसी चीज को बहुत एक छोटे से स्टेज में, स्टैंड अप में हम काफी इस टॉपिक पे बात करते हैं, जो आपने जो आप हैं और जो आप, जो कवि वाली बात भी आपने की। क्योंकि वन स्ट्रगल, स्ट्रगल नहीं, वन चैलेंज और चैलेंज। वन एम्बिशन, वन एस्पिरेशन दैट हम्म। मोस्ट स्टैंड अप कॉमिक्स वुड हैव, कि मुझे स्टेज पे कुछ कैरेक्टर नहीं करना पड़े। हाँ।
और वो करने में आपको पूरी जिंदगी निकल जाती है कि जो It's- मैं हूँ वही वहां हूँ। वो 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 ही फर्क आप करते जा रहे हैं और इवेंचुअली शायद आप अचीव कर पाए। हम्म। मतलब कितने सारे फिल्म मेकर हैं जो जिनको आप देखते हो तो आप सिर्फ आर्ट के लिए, क्राफ्ट के लिए नहीं देखते हो। हम्म। ऑडियंस का एसोसिएशन ना उस इंसान से भी हो जाता है। हम्म। तो मैं बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनको मैं उनकी फिल्मोग्राफी आप देखते हो, क्योंकि आपको वो इंसान भी बहुत पसंद आ चुका होता है, वो जो डिफरेंस है ना वो बहुत कम हो चुका है। हम्म। हम्म। वो खुद के इतने करीब पहुंच चुका होता है ना वो डायरेक्टर या राइटर, कि आप हम्म। उसको उसके साथ बस आप वो सच समझने के लिए आप उसके साथ रहना चाहते हो। हम्म। हम्म। तो हाँ लास्ट एक बात मैं आपसे करना चाहता था, क्योंकि मैंने जो पैटर्न देखा है आपकी राइटिंग में, उसमें यह है कि राइटिंग और इवन पोस्ट जो आप इंस्टाग्राम में कभी कभी थोड़ी छोटी सी शॉर्ट स्टोरीज वगैरह डालते हैं, हाँ कि उसमें चाइल्डहुड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। चाहे वो जिस कहानी से हमने शुरू किया था, संतरे का बीच वाली हो गई, या फिर एक दूसरी जो आपने मुझे अभी मैं रिसेंटली पोस्ट पढ़ा था, एक रोमांटिक सा था वो, स्कूल स्कूल की एक कहानी थी, बट उसमें अगेन आप स्कूल में और चाइल्डहुड में और बचपन में, चाहे वो पटना का सुपर हीरो भी, उसमें बहुत जाते हैं आप। तो ये इसकी क्या कहानी है? लाइक इज इट इंटेंशनल और इज इट योर मोस्ट मेमोरेबल पार्ट दैट यू एसोसिएट विद द मोस्ट, या मतलब व्हाट इज दिस थीम ऑफ चाइल्डहुड इन योर राइटिंग? अ, बहुत सारे राइटर्स हैं जो इस हम्म। चीज से काफी गुजरते हैं। मुझे हम्म। लगता है कि चाइल्डहुड क्या है ना कि देखिए, जो शुरुआत के मेरी कहानियों में अभी तक जो लिखा है, मतलब मुझे लगता है कि मुझे 40 साल और लिखना है कम से कम। तो ये हम्म। जो शुरुआत के कुछ साल हैं जिसमें मैं लिख रहा हूँ, हम्म। मैं बचपन जितना खपा सकता हूँ खपा रहा हूँ। हम्म। मुझे लगता है कि मेरा जो बचपन था ना, वो चाहे दादी के साथ बीता हुआ बचपन हो, छपरा में बीता हुआ बचपन हो, पटना में बीता हुआ बचपन हो, स्कूल हो या फिर टीनेज हो, 16-17 साल की उम्र तक का, वो बहुत समृद्ध था, बहुत रिच था। और उसमें बहुत कुछ कहने के लिए, प्लस मैं बिल्कुल उस समय ना मैं दुनिया को एक नई नज़र से देख रहा था। अभी क्या है ना कि हमारी नज़र भी बहुत यूज टू हो गई है दुनिया को देखने के लिए। हम्म। अपने जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो हमें पहले से हम एक प्री कंसीव नोशन के साथ मिलते हैं कि ये है तो ऐसा होगा। हम्म। हम्म। और ये बहुत नेचुरली आ जाता है, स्पेशली जब आप एक बड़े शहर में रहते हो और एक इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आप टाइम भी बचा रहे होते हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा इसके लिए। हम्म। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं, तो हमसे जो भी मिल रहा होता है ना, वो वैसे ही मिल रहा होता है जैसे वो है, मतलब बिल्कुल अपने ट्रुथ के साथ मिल रहा होता है। हम्म। प्लस हम भी उस समय कुछ नहीं होते हैं, तो हम्म। ट्रुथ बहुत आसपास रहता है। हम्म। इंसिडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं उस समय के, अगर हम उसको पलट के देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग। प्लस अब क्या है ना कि इतने साल बाद मेमोरी में वो सारे इंसिडेंट कुछ और हो चुके हैं। हम्म। इसीलिए मेरी एक कहानी है, अपराध बोध नाम की एक कहानी है, जो मेरी जब एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी आ रही है उसका पार्ट है। उसमें पूरी की पूरी कहानी 9th स्टैंडर्ड के एक स्कूल की कहानी है, लड़ाई की कहानी है, ऐसा कुछ होता है। और प्लस वो कहानी सेकंड पार्ट में प्रेजेंट टाइम में आती है। हम्म। अ, जब वो जो नरेटर है वो अपने 30 साल की उम्र में होगा, ऐसा कुछ होगा। एंड देन हिज आइडिया ऑफ द स्टोरी वो चैलेंज हो जाता है कि उसको जिस तरीके से कहानी याद है वैसा है नहीं। हम्म। वो मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। मैं किसी बचपन के दोस्त से मिलता हूँ और मैं उसे एक कहानी सुना रहा होता हूँ और बोलता है नहीं ये नहीं था, तू तो वहां पे था ही नहीं, ऐसा तो हुआ हम्म। ही नहीं। हम्म। नहीं, ऑलवेज गेट चैलेंज। तो मुझे लगता है ना दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू कैप्चर एज अ राइटर, कि ये हम्म। क्या हो रहा है मेरे साथ। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हो रहा है कि मेमोरी हमारे साथ किस तरीके से खेल रही होती है। हम्म। कि ऐसे देखा जाए कि हम जो भी बचपन के इंसिडेंट या हम बीता हुआ कुछ भी जब हम याद करते हैं, हम विजुअली अपने आप को भी उस सीन में देखते हैं। हम्म। यानी कि हम तो एक आउटसाइडर सीसीटीवी कैमरा की तरह ही हमें वो मेमोरी याद है ना। हम्म। हम्म। तो हमारा जो सेंस ऑफ रियलिटी वो तो ऑलरेडी जा चुका है। हम्म। तो अब वो किस तरीके से याद है, तो उसको कैप्चर करने का एक बहुत वो रहता है। और नॉस्टैल्जिया का प्रॉब्लम है, मतलब नॉस्टैल्जिया हैज इट्स ओन प्रॉब्लम, क्योंकि आप जब हम्म। नॉस्टैल्जिया में चीजों को देखते हो ना तो आप बहुत रोमांटिसाइज करके देखते हो। हम्म। हम्म। एज अ राइटर इट इज अ चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि आप बायस हो जाओगे, क्योंकि आप अपने बचपन को बहुत सुंदर देखना चाहते हो। हम्म। इसीलिए मैं हमेशा उस चीज को एक चैलेंज की तरह लेता हूँ, एंड आई ट्राई टू कैप्चर लाइफ एज इट वाज, हम्म। या फिर अब की अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें कि वो रोमांटिसाइज मैं ना करूँ किसी चीज को। मेरी बहुत कोशिश रहती है कि जो मेरे बचपन का वो पार्ट है जो नॉस्टैल्जिया है,
उसको मैं किसी तरीके से रोमांटिसाइज ना करूं, हम्म क्योंकि वो फिर उसका पूरा पर्पस चला जाएगा। हम्म मैं हम्म बस कुछ मेमोरी के साथ खेलना चाहता हूँ, तो वो मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मुझे ना कुछ राइटर्स हैं, जैसे कि आर के नारायण की जब मैं बात करता हूँ, तो वो जब बच्चों की कहानी लिख रहे हैं, हम्म जब वो बैचलर ऑफ आर्ट या फिर वेंडर ऑफ स्वीट्स, तो वो एक जो यूथ की कहानी लिख रहे होते हैं, ऑफ कोर्स वो उनका जिया हुआ यूथ है, उनका हम्म देखा हुआ यूथ है, हम्म लेकिन क्या वो कुछ चीजों को रोमांटिसाइज कर रहा है? हम्म मेरे लिए नहीं कर रहा। मेरे लिए वो हम्म बहुत एक तरीके का एक जीवन बतला रहा है कि जीवन जैसा था वैसा वो मेरे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम्म मेरी पूरी कोशिश वही है। मेरे हाँ, ये है मेरी पूरी हम्म कोशिश। हम्म। ठीक है, ऑन दैट नोट निहाल भाई, थैंक यू। एज एक्सपेक्टेड बहुत मजा आया। अब हम चलेंगे अपने रैपिड फायर राउंड में। बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल बेसिक सा एक रैपिड फायर राउंड है हमारा, ये मेरा फेवरेट राउंड है, क्विज रैंडम म्यूजिंग्स का। रैंडम म्यूजिक्स का। बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से लोग अपने जवाब देते हैं और फिर उसके बारे में आप उनसे कुछ पूछते हैं। यस, एक एक लाइन या मतलब कुछ सेकंड्स हम उन पे वापस जाएंगे कि ये क्यों आया। वो ब्यूटी, रूल एक ही है कि आप बिना सोचे बोलना है जो सबसे पहले दिमाग में है, ठीक है? मजा आएगा। ओके, रैपिड फायर विद निहाल पराशर। फेवरेट मूवी, आनंद। फेवरेट बुक, अ, अभी मैंने मांडू नहीं देखा पढ़ा, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, स्वदेश दीपक। फेवरेट प्लेस टू ट्रैवल टू, साउथ इंडिया, एनीवेयर इन साउथ इंडिया, केरला। फेवरेट ऑथर अपार्ट फ्रॉम आर के नारायण। फेवरेट ऑथर स्वदेश दीपक, निर्मल वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, हम्म ओम प्रकाश शर्मा। हम्म फेवरेट थिंग अबाउट बिहार, लिट्टी। फेवरेट टीवी शो, फ्रेंड्स। फेवरेट फूड, अब अपार्ट फ्रॉम लिट्टी चोखा, अब तो वो तो हो गया। वो तो बहुत ज्यादा है। फेवरेट फूड साउथ इंडियन। फेवरेट सॉन्ग, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वन क्वालिटी ऑफ योर्स दैट यू आर प्राउड ऑफ, मैं दोस्त बना लेता हूँ। वन थिंग यू वांट टू लर्न जो अभी आपको नहीं आता, बहुत, पूरा पूरा दुनिया। वन थिंग, हाँ, फर्स्ट वन। अ, हम्म, गाना गाना। हम्म चलिए, अब विल गो बैक टू ऑल योर आंसर्स निहाल भाई। एक अगर कुछ आपको इसमें ऐड करना है तो कर सकते हैं, हाँ, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड नहीं भी करना है। बिल्कुल। फेवरेट मूवी आनंद, कुछ 30 सेकंड 1 मिनट बात करना चाहते हैं आनंद के बारे मैं में? फोर्थ क्लास में था, मैंने आनंद देखी थी, और मैंने उस समय अपने दिमाग में बोला था कि मेरा फेवरेट फिल्म यही है, अब कोई इसको चैलेंज कर दे। हाँ सुनने में ड्रामेटिक लग रहा है, लेकिन ये हाँ रियलिटी है। मैं बचपन से इतना ड्रामेटिक था, हाँ। एंड ओवर द इयर्स आई थिंक आई हैव नॉट बीन चैलेंज्ड। मेरी हम्म चाइल्डहुड की एसोसिएशन है आनंद के साथ, एंड प्लस द फिलोसफी, प्लस ऋषिकेश मुखर्जी एज अ डायरेक्टर इज माय फेवरेट। हम्म एंड आनंद जो मेरे साथ करता है, मुझे लगता है मैंने 100 से ऊपर देखा होगा, आनंद 100 बार से ज्यादा देखा है। हम्म एंड इट आई स्टिल क्राई इन द एंड, आई स्टिल क्राई। हम्म। मैंने मांडू को नहीं देखा, आपकी फेवरेट बुक, इसके बारे में ऑडियंस को बताना चाहेंगे थोड़ा, क्या है ये बुक? स्वदेश दीपक एक राइटर हैं, राइटर थे। मैंने मांडू नहीं देखा। वो 7 साल के लिए एक बीमारी से गुजर रहे थे, और हम्म उस बीमारी में उन्होंने अपने आप को जलाने की कोशिश की थी, वो हॉस्पिटल में थे। और उससे जब वो निकल कर आए, तो उन्होंने एक किताब लिखी, मैंने मांडू नहीं देखा। और उसमें वो पूरा अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो पूरा क्या कारण था कि वो उस चीज से गुजरे। जब ये किताब है ना, इसमें वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं लिख रहे हैं। मुझे हम्म इससे ज्यादा ब्रूटली ट्रूथफुल किताब आज तक मिली नहीं है। हम्म एंड बस एक बात कहूंगा इस किताब के बारे में, कि इसका हम्म एक एक पन्ना, ये 350 पन्ने के आसपास की किताब है। इसका एक पन्ना मुझे कई राइटर्स के 50 पन्नों में जो सुख नहीं मिलता ना, इसके एक पन्ने में वो सुख मिलता है। तो हम्म। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने मांडू नहीं देखा। वाह। फेवरेट प्लेस टू ट्रैवल, अगेन मैं ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि मैंने क्यों पूछा, क्योंकि निहाल भाई जब ट्रैवल करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी फोटोज और वो इनकी इंस्टाग्राम पे आती है। तो आई वांटेड टू नो फेवरेट प्लेस टू ट्रैवल साउथ इंडिया, क्या ऐसा आपको अलग लगा कंपेयर टू बाकी मुझे जगह? बहुत ज्यादा पसंद है। मैं कॉलेज में था, मैं ट्रेन लेके दिल्ली से साउथ इंडिया गया था एक बार। और हम्म मैं शायद
कोडे कनाल के हम्म, पास कोडे कनाल रोड स्टेशन था या ऐसा कुछ था। वहां पे मैं उतरा था, कुछ 30 घंटे की ऊपर की जर्नी थी। हम्म, तो और उससे पहले मैं बचपन में 9th स्टैंडर्ड में साउथ इंडिया गया था स्कूल ट्रिप पे, वो तो अलग है। हम्म, बट आई आई फाइंड इट टू बी द, मुझे वहाँ के लोग बहुत पसंद है, वो खाना बहुत पसंद है, पिक्चरस्क है। नीलगिरी माउंटेन्स मेरा बहुत ज्यादा पसंद है। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब मैं कुछ और भी देश गया, मैं जैसे यूरोप गया, वहां भी देखा मैंने वो सारी चीजें। लेकिन उसके बावजूद मुझे ना जो सुंदरता मुझे केरला की दिखती है या तमिलनाडु के कुछ पार्ट की दिखती है, बहुत ज्यादा मतलब। और प्लस मुझे मेरा ना फोटोग्राफी बहुत बड़ा प्यार है मुझे। हाँ, वो भी एक है कि काफी टाइम तक मैं अपने आप को फोटोग्राफर समझता था, फिर रियलाइज किया कि उतना अच्छा नहीं हूँ। अब मैं बस मजे के लिए करता हूँ और मैं बहुत इंजॉय करने लगा हूँ। तो मुझे केरला में, मतलब ये साउथ इंडिया में फोटो खींचने में इतना मजा आता है, बहुत इंजॉय करता हूँ। नो डाउट, मतलब ये तो फुल अग्री मतलब हाँ मेरी तो दुनिया में फेवरेट जगह है वो। जब आप कोडाईकनाल माउंटेन और नीलगिरी माउंटेन बोल रहे थे और मुझे ऐसा हाँ हाँ अंदर हाँ से प्रफुल्लता महसूस, जिसको कहते हैं ना कि मन एकदम प्रफुल्ल हो गया। हाँ। ओके, फेवरेट ऑथर देखिए, आपने ऑलरेडी स्वदेश दीपक जी के बारे में और आपने बहुत से राइटर्स कवर कर दिए, हम्म। बट एक राइटर आपने बोला बातों बातों में जो हमने बात नहीं की जिनकी आज के एपिसोड में। तो क्विकली जरा एक, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक हिंदी ऑथर्स जिनकी कहानियां हम दोनों ने, तो मैं बहुत कम पढ़ी है बट आपने बहुत पढ़ी है, तो उनके बारे में, ओम प्रकाश शर्मा जी के बारे में थोड़ा एक क्विकली हो ओम जाए। प्रकाश शर्मा, जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा की बात हो रही है। हम्म, सो ही इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ, उन्होंने कुछ 450 नॉवल लिखे हैं। हम्म, मेरठ में थे, मेरठ के राइटर थे। और पल्प फिक्शन के बादशाह माने जाते हैं। हम्म, लेकिन आई थिंक इट्स रियली नॉट, उनके साथ जस्टिस नहीं होगा अगर उनको पल्प फिक्शन का बादशाह माना जाए। हम्म, उनकी कहानियां, उनका एक अभी मैंने उपन्यास पढ़ा जिसका नाम है धड़कने। हम्म, धड़कने उपन्यास पे बासु चैटर्जी ने चमेली की शादी नाम की फिल्म बनाई थी। हम्म, हम्म, वो सीन बाय सीन वो नॉवल है, और हम्म, ऑफ कोर्स परमिशन के साथ बनाई थी। लेकिन अ, अ, तो आप समझ लीजिए कि ओम प्रकाश शर्मा क्या मजेदार है ना। वो अपने दुनिया में, अपनी राइटिंग में डिटेक्टिव कहानियां भी लिखते थे, लव स्टोरीज भी लिखते थे, वो हर तरह की चीजें लिखते थे। हम्म, और वो रोज लिखते थे, एक नौकरी की तरह, रोज सुबह से लेके दोपहर तक, शाम तक लिखते थे। और उसके बाद का जो पूरा जनरेशन है 70s और 80s के पल्प फिक्शन का, जिसमें कि आपके सुरेंद्र मोहन पाठक या फिर हम्म, वेद प्रकाश कंबोज, वेद प्रकाश शर्मा, ये सभी आते हैं। दे हम्म, कम फ्रॉम दैट जियोग्राफी। हिंदी लिटरेचर का, हिंदी पल्प फिक्शन का गढ़ बन जाता है। हम्म, कम्युनिस्ट थे ओम प्रकाश शर्मा। उनकी कहानियों में आपको वो दिखेगा, एक सोशलिस्ट आइडिया भी दिखेंगे। तो वो बहुत रिच राइटर थे। हम्म, आई थिंक मैंने इतना नहीं पढ़ा है उन्हें कि मैं उनके बारे में बहुत अथॉरिटी के साथ बात कर सकूं। लेकिन हम्म, मैंने इतना पढ़ा है कि मैं ये जानता हूँ कि बहुत बड़े राइटर थे। हम्म, और मुझे बहुत मजा आता है उनको जब भी पढ़ता हूँ। प्लस कुछ मेरे दोस्त हैं जो उनके बारे में कुछ कहानियां सुनाते हैं, तो मुझे वो हर वो कहानी इतनी अद्भुत लगती है कि दिस सो मच टू हम्म, नो फॉर फ्रॉम हिम, फॉर हिम, ऑफ हिम। हम्म, तो बहुत मजेदार है। हम्म, मतलब कोई आदमी, आप सोचिए भाई, 450 उपन्यास लिखता है अपने लाइफ में, हम्म, 450 नॉवेल्स। हम्म, मतलब क्या डिसिप्लिन है, क्या गजब है वो अमेजिंग है। बहुत पसंद अनरियल। करते हैं लोग जो इतना इतना प्यार से अपने जीवन को एक आर्ट फॉर्म को डेडिकेट कर देते हैं। गजब है ये लोग। वाह। नहीं, जो मैंने शुरू में ये बोला कि मैं हिंदी किताबें ज्यादा नहीं पढ़ पाया, बट एक जॉनरा जो मैंने बचपन से बहुत पढ़ा है, उसका रीजन बहुत सिंपल था कि जब भी मैं अपने हाँ। नानी गांव जाता था, डुमरांव अच्छा। के अंदर है नानी गांव, हाँ हाँ हाँ। वहां पे इनकी सुरेंद्र मोहन पाठक और ये वेद प्रकाश शर्मा की बहुत सी किताबें ऐसे रखी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल और ये बिल्कुल। तो ऑब्वियसली मैं अर्ली 90s मिड 90s की बात कर रहा हूँ, प्री इंटरनेट, कोई नेटफ्लिक्स टीवी लोग, कुछ नहीं था। पता नहीं लोग तो समझ मैं पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, ये लोग बादशाह थे अपने समय तो मैं के। दिन भर ये सारे बहुत किताबें पढ़ी है मैंने, और मतलब ऐसा लगता था पढ़ते हुए कि आप फिल्म देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम फिल्म बिल्कुल। देख रहे हैं, एकदम ये मतलब टू गुड। गजब थे। ओके, फेवरेट थिंग अबाउट बिहार, आपने कहा लिट्टी। भाई मैं बता देता हूँ, मैं हम्म, एक छोटा सा अपने बारे में एक ट्रिविया आपको देता हूँ। हम्म, मैंने शायद 7-8 साल की उम्र से लेके 18-19 साल की उम्र तक हम्म, लगभग रोज लिट्टी हम्म, खाया। हम्म, या तो लिट्टी खाया है या सत्तू का पराठा खाया है। हम्म, मैं सब्जी नहीं खाता था, मैं चिकन नहीं खाता था, मैं कुछ नहीं खाता था। मेरे परिवार में मैं बदनाम था। हम्म, मेरी माँ के लिए मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि हम्म, मैं कुछ और खाता ही नहीं था।
सिर्फ भिंडी खाता था, और कभी आलू खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज मैं सिर्फ लिट्टी खाता था। और मैं कितना ज्यादा लिट्टी खाता था इस बात से समझ लीजिए कि मैं एक बार में 7 से 8 लिट्टी खा लेता था। छोटा बच्चा 8 लिट्टी खा रहा है, मैं टॉक ऑफ द टाउन था। ये क्यों इतना खाता है? कारण ये था कि मेरी माँ ने बचपन में बोल दिया था कि नाना जी की आंख बहुत अच्छी थी, वो लिट्टी बहुत खाते थे। अरे वाह। दिमाग में बैठ गया था, और मुझे टेस्ट अच्छा लगता था, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, मैं लिट्टी खा रहा होता था। मेरे यहाँ दीदी अभी खाना बनाने आती हैं, उनको मैंने लिट्टी बनाना सिखा दिया है। मैं वाह। पूछती है भैया क्या बनाऊं, मैं बोल देता हूँ मैं दीदी लिट्टी बनाता हूँ। अरे वाह। बहुत ज्यादा लिट्टी खाता हूँ। डन डन, अगली बार निहाल भाई आई नो कि हाँ, हम घर लिट्टी पे आ पार्टी रहे हैं तो करते क्या हैं। खा रहे हैं। हाँ, लिट्टी पार्टी चाहिए। हमने किया भी है एक्चुअली, लॉकडाउन हमने जस्ट किया हुआ है। पहले हमने बहुत मेरी माँ सुंदर आई लिट्टी थी, पार्टी। और आप सब लोग हाँ। आए थे घर पे, और हमने लिट्टी ओ पार्टी वाह किया वाह। था। हाँ, तो प्री एक लॉकडाउन। एक करते हैं इनफैक्ट नाश्ते में इट वाज सत्तू सो प्री पराठा। लॉकडाउन, हम्म। उसी इंसिडेंट के अगले 2-3 दिन में लॉकडाउन लगा था इस देश हाँ में। वही वही, इसलिए मुझे वो बहुत स्पेसिफिकली याद है कि ये मार्च 2020 की यस। बात। जो हमने लिट्टी पार्टी की थी। बट हाँ, अगली बार जब आएंगे एक सत्तू पराठा से शुरुआत करेंगे, नाश्ता टाइप। और हाँ, लंच में लिट्टी, और साथ में। साथ में मुझे लिट्टी का ना, सब लोग बहुत चोखा भरता इसके फैन है। हम्म। मेरा अपना मानना है कि लिट्टी सबसे अद्भुत मटन के साथ लगता है। हाँ हाँ। ये वही। मेरा मानना है। या, मटन या चिकन, हाँ क्योंकि हाँ। ग्रेवी के साथ जब सत्तू मिलता है, यस। देयर इज सम मैजिक विच हैपेंस, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो दैट इज आर्ट फॉर मी। कि या। वो जो मैजिक कन्वे हो रहा है ना मेरे तक, हम्म। उससे अच्छा मैजिक मेरे तक आज तक कन्वे नहीं हुआ है। हम्म। वो इतना पसंद है वो मैजिक। बिल्कुल। आपने फिर एक अलग ही ट्रैक हमारा शुरू हो जाएगा जब हम लिट्टी पे ट्रिप करेंगे। बट अगेन वेरी रिलेटेबल, क्योंकि मैं तो बहुत ही प्योर वेजिटेरियन फैमिली से आता था, तो लिट्टी चोखा ही हमारी सीमा थी खाने की। हाँ, लिट्टी चोखा, और चोखे में कभी थोड़ी वैरायटी हो गई, कभी बैगन का हो हाँ, गया, कभी आलू, उसमें कभी टमाटर ऐड हो गया, कभी सरसों तेल डल गया को। हाँ, हाँ, लिट्टी कभी फ्राइड हो गया, और कभी वो वो सब प्रॉपर चीजें हो उसे, गई। वो सब वेरिएशन चल रहा था। बट मैं सुनता था कि मेरे जो कुछ दोस्त है नॉनवेज वाले, वो लिट्टी चिकन वगैरह का भी कुछ चल रहा है, एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स। तो मुझे अनथिंकेबल लगता था तब कि ये कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। कॉम्बिनेशन क्या है? बहुत बाद में जब मैं दिल्ली में आ गया, तो हौस खास के आसपास कोई एक रेस्टोरेंट खुला जहाँ लिट्टी मटन और लिट्टी चिकन उसने देना शुरू किया। तो क्या? मेरे एक दोस्त ने मुझे पिंक किया कि ये हो रहा है। मैंने कहा ओह, सडनली 10-15 साल पुरानी बात मुझे याद आई कि यार ये कॉन्सेप्ट तो मैंने सुना है। और एंड देन वी वेंट, और हमने खाया, और देन आई हैव नॉट टर्न बैक अभी भी। हाँ, हाँ, आई। मुझे मैंने सबसे पहले लिट्टी और चिकन छपरा में खाया था। मेरे दादाजी स्पेशली मुझे लेकर गए थे एक बहुत ऐसे दुकान में, बहुत दूर, क्योंकि हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनता था, क्योंकि हम सभी एक तरह के परिवार से आ रहे हैं। घर में नॉनवेज दादी बनाने नहीं देती थी। वो लेकर गए थे कि यहाँ का देसी मुर्गा के साथ लिट्टी खाओ, बहुत हम्म। बढ़िया लगेगा। हम्म। और उसके बाद से जीवन में एक नया कुछ मिल गया था। हाँ, मैं एक बहुत क्विक, पता नहीं क्विक, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इस पे बात याद आ गई कि हाँ, शादी, अब समझिए कितना बड़ा दिन होगा ये जीवन का। इस साल 23 फरवरी को बिल्कुल। सुबह हमने वो घर पे कोर्ट मैरिज वगैरह की, और शाम में वो था, मतलब थोड़ा बड़ा फंक्शन था। यस, यस। तो दोपहर का एक विंडो था जिसमें एज सच कोई लंच वगैरह प्लान नहीं था। हम बस खुश थे, कुछ दोस्त यहाँ बैठे हुए थे इस रूम में, और हम बातें बातें कर रहे हैं कि शाम में क्या करना है, कैसा, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब माहौल हो रहा है। और ये डिसाइड हुआ कि अरे खाने का क्या करना है यार, ये तो सोचा ही ओह, नहीं। हाँ, तो हमने कहा ओ अरे तो मैंने अगेन कहा बिल्कुल मुझे पता है क्या खाना मंगाना है। वाह। और हमने मंगाया लिट्टी और चिकन मटन ये वो, और एक एक बहुत छोटी सी इम्प्रॉम्प्टू लिट्टी ऐसा पार्टी वो हो गई। माहौल बन गया, लिट्टी पार्टी हो गई ऑन द वेडिंग डे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे Lovely. ऑफ समवंस लाइफ। So good. ओके, आगे बढ़ते हैं निहाल भाई, फेवरेट टीवी शो। फ्रेंड्स, आप क्विकली बोलना चाहेंगे व्हाट मेक्स फ्रेंड्स सो डिफरेंट। मतलब बहुत सारे हैं टीवी शोज तो मैं, मतलब मुझे लगता है करेक्ट। बहुत ज्यादा देखता हूँ, मतलब क्योंकि इतना ज्यादा कंज्यूम किया है। लेकिन अचानक से जो पहला है वो फ्रेंड्स है, क्योंकि फ्रेंड्स पहला इंग्लिश शो था जो मैंने देखा था। हम सभी मेरे ख्याल से या। बहुत एक बड़ा जनरेशन है जिसका इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश सिटकॉम्स सिटकॉम्स ही हुआ था फ्रेंड्स के थ्रू। एंड हम्म। वो था, प्लस अभी आज ही पता चला दैट हम्म। अबाउट द डिमाइस हम्म। ऑफ चैंडलर। हम्म। हम्म। तो वो दिमाग में भी है कि हमारे जीवन का कितना बड़ा हिस्सा है वो। हम्म। हम्म। कॉलेज में था, या फिर जब पटना से नया नया निकला था और दोस्त खोज ही रहा था, तो हम्म। friends became, these six became our friends, and not only these six, there are so many other characters करेक्ट जो आपके करेक्ट दोस्त बन जाते हैं। और करेक्ट।
नथिंग कैन रिप्लेस दैट फीलिंग, क्योंकि वो मेमोरी में है ना, वो बहुत बड़ा है। जो हम्म हमारे साथ उसने किया है कि एंड एंड हम्म एंड हमेशा वो होता था ना कि आप किसी नए दोस्त से मिलते थे उस समय, तो हम्म आप आइडेंटिफाई करते थे ये है कौन, कि तू यस जोई है या चैंडलर है या तू हाँ मोनिका है। तो ये सब हाँ दिमाग में चलता था और खुद को लगता था कि अच्छा मैं तो जोई हूँ, नहीं बोलता नहीं नहीं तू तो ये है। तो ये सब चीजें ना बहुत ये सब होती थी। सो वो मतलब नथिंग कैन रिप्लेस दैट फीलिंग दैट वी ऑल हैव हैड वाचिंग दैट शो। फेवरेट फूड आपने कहा अपार्ट फ्रॉम लिट्टी चोखा ऑफ कोर्स साउथ इंडिया, साउथ हाँ इंडियन फूड। मतलब उसमें भी साउथ इंडिया में भी मैं डिवाइड करता हूँ कि हम्म डोसा, रसम, इडली, ये तो एक जगह है, प्लस केरला का जो मालाबार कुजीन हो जाता है वो अलग हम्म हो जाता है। हम्म मैं मालाबार कुजीन का पागल फैन हूँ। मतलब मुझे इतना ज्यादा पसंद है। प्लस मुझे लगता है कि अगर मैं किसी से मुझे अचानक से कोई पूछता है कि कहीं खाने के लिए चलते हैं, और तो जैसे दिल्ली में था तो नवैद्यम में पहले बोलता था अच्छा नवैद्यम चलते हैं, और हम्म कॉलेज में मेरा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट रेस्टोरेंट नवैद्यम है, हम्म जहाँ पर खुद डोसा और ये सब मिलता था। हम्म और बॉम्बे में भी कुछ एक जगह है, मैं बनाना लीफ बहुत जाता हूँ। हम्म वहाँ पे मुझे जब भी मुझे समझ में नहीं आता, काफी दिन हो गया, तो माई गो टू प्लेस इज बनाना लीफ और हम्म सम टाइम दक्षिणायन, बट मोस्टली बनाना लीफ। आई लाइक बनाना लीफ मोर। आई नो इट्स हम्म डिबेटेबल कि दक्षिणायन इज बेटर और बनाना लीफ इज बेटर, ये वाली एक लड़ाई है बॉम्बे में इन लोगों के बीच में। बट मेरे लिए बनाना लीफ बहुत कन्वीनियंट है और मुझे बहुत पसंद है। और प्लस मैं जब साउथ इंडिया भी जितना ट्रैवल किया है, मुझे इतना ज्यादा पसंद है सुबह उठ के सीधे इडली खा लेना, साथ में फिल्टर कॉफी और ये सारी चीजें, वो सब चीजें ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। द फील ऑफ इट यार। मतलब मैं अभी था, मैं मेरी बहन रहती है बैंगलोर में, काफी रेगुलरली मैं बैंगलोर जाता हूँ। मेरा बहुत बड़ा कारण है बैंगलोर जाने का कि 10 दिन के लिए आराम से, 5 दिन के लिए मैं सिर्फ ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना खाऊंगा। मैं घर के ठीक बगल में ब्राह्मण टिफिन है, हम्म वो अद्भुत, वहां की इडली इतनी सुंदर होती है। मतलब मैं वो ऐसे मुंह में गल रहा होता है, तो मुझे लगता है कि वो है। प्लस मैं मलाबार कुजीन पे अलग बात करूंगा, लेकिन मैं हाँ पम स्टू प्लस वो सारी चीजें ना, मतलब पागल हूँ उन चीजों के लिए। वाह वाह, अगेन बहुत रिलेटेबल, मुंह में पानी आ रहा है स्टेपिंग के जस्ट ओ माय इमीडिएटली बाद में बनाना लीफ ऑर्डर करने वाला हूँ। ओहो। अब तो रुका नहीं जाएगा दोस्त। बस ओके, फेवरेट सॉन्ग आपने वही आंसर दिया जो मैं हर रैपिड फायर में देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जीवन का जो सार इस गाने में है। बट एनीवे आप बताइए निहाल भाई, मैं मैंने जिंदगी बहुत पहले का। ये गाना सुना था बचपन हम्म में। ये सारी चीजें बचपन की मेमोरी है और बहुत ज्यादा वो है। और हम्म जब मैंने ये सुना था और मुझे लगा था कि इसमें कितना ज्यादा फिलोसफी है ना, हम्म और ये बचपन में तो बस साउंड अच्छा किया था, हम्म प्लस हम्म उसमें देवानंद का सिगरेट पीना और वो हम्म हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, और वो जिस तरीके से पिक्चराइज हुआ है एंड द गॉडली जो देवानंद उसमें लगे हैं, वो सब हम्म अपनी जगह पे। लेकिन जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो और बहुत गाने सुनते हो, आपको हम्म लगता है कि असल में ये वो गाना है मेरे लिए जो मेरे लाइफ को तो बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, हम्म बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। हम्म मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सुंदर तरीके से हम सभी की लाइफ, हम सभी बहुत सही सारे लोग इसने कैप्चर किए। और मैं तो बर्बादियों का जश्न बहुत मना रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत मजा आता है। एब्सोल्युटली, मतलब वो इस गाने में अगेन द रीजन मेरे लिए भी ये मेरा हमेशा आंसर होता है फेवरेट हाँ। सॉन्ग, क्योंकि एक एक लाइन इसकी, और जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पे आप अलग अलग लाइन समझ पाते हो। थोड़े जब यंग थे तो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता हाँ। बहुत सेंस में मतलब बनता था। फिर ये बर्बादियों का जश्न आया बहुत ऑफ लेट, जब इस उम्र में आ रही कि करियर और ये सब बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो उसमें जो वो लाइन है कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, ये लाइन मेरे लिए बिल्कुल हर चीज का सोल्यूशन लगता है ये, कि मतलब इतना क्या बोले अभी, मतलब जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, क्या मतलब, ओ यार आई थिंक साहिर लुधियानवी ने लिखा है, राइट? ओह, ओके, लास्ट दो क्वेश्चंस क्विकली। वन क्वालिटी ऑफ योर्स यू आर प्राउड ऑफ, आपने कहा दोस्त आप इजिली बना लेते हो, तो मैं अपने ऑडियंस को एक बहुत सुंदर सी बात निहाल भाई के बारे में बताया तो, कि अगेन हम कोई बात कर रहे थे निहाल भाई को लेकर, और वो नहीं थे, और किसी ने कुछ पूछा कि यार निहाल कौन है, ऐसा कुछ हुआ, और आई थिंक विश्वास ने ये बोला था जो कि निहाल भाई का समरी है, निहाल विश्वास ने बोला था निहाल भाई दोस्त है, उनकी पहचान है कि वो दोस्त है, वो दोस्त आदमी है, और वो इतना अच्छी समरी मुझे आपकी लगती है कि आप दोस्त है यार, आप सबके दोस्त है, आप दोस्त है, मतलब मैं
लिविंग टेस्टिमनी हो आपके आंसर का, तो ऐसा डिल्यूजनल आंसर नहीं, आप समझ रहे, वन क्वालिटी ऑफ प्राउड ऑफ, और सामने वाला ये बोले कि आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, और नहीं सामने वाले बोले भाई तू तो रहने। तो हाँ, हाँ, दोस्त के बारे में थोड़ा बताइए निहाल भाई। मुझे क्या लगता है ना कि अपार्ट फ्रॉम मतलब दोस्ती ही वो रिश्ता है जो हम चुनते हैं। हम्म। और मैं इसको बहुत मैं अपने दोस्तों को बहुत ऊपर रेट करता हूँ, मतलब मेरे लाइफ में जो उनका इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। हम्म। और मैं मुझे लगता है कि ये इसमें ये रिश्ता तभी हो सकता है जब इसमें ना एक्सपेक्टेशन जैसी कोई चीज़ ना हो। हम्म। और इस कारण से जब मैंने एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दिया पूरे जीवन से हम्म। और हर चीज़ से, तो मैंने क्या रियलाइज किया कि देर आर ओनली फ्रेंड्स यू हैव नॉट मेट। हम्म। आप बस लोगों से मिलते हो और उनकी लाइफ आपको इतना मतलब पता नहीं मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, मतलब मेरे पास एक्चुअली बहुत कुछ है नहीं इस पे एक्सप्लेन करने के लिए। हम्म। मुझे हम्म। बहुत पसंद है, मुझे बस हम्म। लोग पसंद है। और आपको अगर लोग पसंद होंगे तो वो दोस्त बनेंगे ही बनेंगे। मुझे मुझे नफरत नहीं किसी से, मतलब हम्म। इतने साल में ना मैं एक ही चीज को लेके बहुत स्ट्रांग हूँ कि आई डू नॉट हेट एनी बडी। हम्म। एंड ओवर द इयर्स आई हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि अगर मैं अपने आप को सेक्युलर बोलता हूँ देन आई हैव टू बी सेक्युलर एनफ टू अलाउ एवरी आइडियोलॉजी टू बी अराउंड। या। ओनली आई कैन बी ट्रूली सेक्युलर। हम्म। अदरवाइज मैं सिर्फ एक तरह के दोस्त नहीं बनाता, मैं एक तरह के लोगों से नहीं मिलता, मैं हर तरह के लोगों से मिलता हूँ। मैं हम्म। अपने से यंग लोगों से बहुत ज्यादा मिलता हूँ। मेरे अभी ज्यादातर जो मेरे बहुत सारे जो नए दोस्त हैं वो 20 साल, 21 साल, 23 साल, 24 साल के हैं। हम्म। आई लर्न सो मच फ्रॉम देम बिकॉज मैं अगर अपने आप में प्रगतिशील हूँ, मैं अगर गतिशील हूँ, तो हम्म। उसमें अगर ये लोग मेरे आसपास नहीं रहेंगे मैं तो, और इसमें मेरा बहुत स्वार्थ है। हम्म। मैं इन लोगों से लगातार सीखना चाहता हूँ और मैं रेलेवेंट रहना चाहता हूँ कि ये हम्म। दुनिया बदल रही है। मैं कहीं पे मैं आगे के बारे में भी सोच रहा हूँ, मैं 50 साल का हो जाऊंगा और हम्म। दुनिया बहुत बदल चुकी होगी। तो हम्म। मैं मेरे दोस्ती होंगे जो मुझे समझा रहे होंगे कि हम्म। नहीं ऐसे होता है वैसे होता है। वो कोई आप वो रिश्ता बहुत अद्भुत रिश्ता है। वाह। पता नहीं वाह। मतलब ये सेंस बना इस बात का नहीं कि नहीं, ये मैं इस बात का कोई ऑलमोस्ट ये सेंस है। बोलने वाला था कि ये अपने आप में एक अलग पॉडकास्ट टॉपिक मैं और आप बात कर सकते हैं, अबाउट फ्रेंडशिप, अबाउट पीपल लाइकिंग देम, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। और जो सेक्युलर वाला आपने पॉइंट बोला, बहुत बहुत रिसेंटली मैंने सिमिलर पॉइंट किसी को बोला था, बट सेक्युलर की जगह मैं लिबरल पे बोल रहा था। हाँ मैंने मतलब मैं कहा वही अगर आप, लिबरल हाँ तो वही है। मतलब उसी जोन में था मैं, कि हाँ अगर आप मतलब वर्ड कैन बी जेन्युइनली आपको डिफरेंट, लगता है कि आप एक आइडिया लिबरल वही है। इंसान है, हाँ, देन यू बी लिबरल अबाउट एवरी, यू कैन बी ए लिबरल एंड बी वेरी दिस थिंग कि लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में मैं बड़ा वो, हाँ हाँ यू नो, बट मैं अपने आप को लिबरल कि नहीं नहीं, मतलब when you're liberal, when you're secular हाँ। across the board। तो मुझे बहुत सारे, हाँ खैर वो तो है एक चीज है। हाँ। चलिए, एक लास्ट थिंग, वन थिंग यू वांट टू लर्न, आपने कहा गाना गाना, ऐसा। हाँ। तो मैं एक पता नहीं मैंने क्यों बोला। हाँ। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि मैं सबसे पहला जो मैंने सपना देखा था हम्म। वो सिंगर बनने का था। हम्म। हम्म। मैं 9th क्लास में क्लासिकल म्यूजिक सीखने जाता था हम्म। और मैंने कुछ महीने ही सीख पाया क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं उसको कंटिन्यू कर सकूं। क्योंकि हम्म। जो हमारे टीचर थे उन्होंने बोला था कि एक हारमोनियम खरीद खरीद लो आप, क्योंकि आपको हम्म। प्रैक्टिस करना होगा सरगम की। और उस समय ये क्लैरिटी थी कि अभी घर में हम लोग मैं हारमोनियम के लिए जिद नहीं कर सकता। हम्म। 9th स्टैंडर्ड में हाँ मतलब हमारे तरफ के बच्चे ना बहुत समझदार जल्दी हो जाते हैं। हम्म। तो ये समझ थी मुझे कि ये मैं बोल नहीं सकता, तो मैंने खुद ही अपना नाम कटवा लिया था हम्म। क्लास से। उसका फी था कुछ 150 रुपये फी था महीने का। और मुझे याद है कि जो लास्ट महीने का फी था वो मेरी बहन ने वो मुझे 150 रुपये दिए थे भरने के लिए। और उसने वो शायद हम्म। कहीं से बचा के रखे थे अपने किसी काम के लिए। हम्म। और हम्म। उसने वो 150 रुपये दिए थे कि नहीं तुम अभी मत छोड़ो, 1 महीना और सीख लो, मतलब ये पैसे लो और फी भर दो। तो उसने दिया था। एंड उसके बाद हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि, और मैं गाना बहुत गाता था, मैं क्लास में सबसे पहले मैं खड़ा होकर गाना गा दूंगा और मुझे लगता था कि मैं मुकेश की आवाज में गा सकता हूँ। तुम रफी बोलो तो मैं रफी की आवाज निकाल के सुना दूंगा, ये मुझे बहुत वो था। तो ये सपना तो पीछे रह गया। पिछले साल मैंने अचानक से कुछ नहीं, मैं सुबह उठ के एक छोटा सा रियाज करता हूँ। हम्म। तो वो कभी मैंने सुना था कि वोकल प्रैक्टिसेस करने चाहिए, ये करना चाहिए, मैंने कभी किया नहीं इस तरीके से। मैं थिएटर जब करता था तो बेसिक वॉइस प्रैक्टिस तो ये सब करते हैं। तो मैं यूट्यूब पे अभी भी रोज सुबह सबसे मैं जो पहला शब्द जो बोलता हूँ हम्म। वो सरगम का ही होता है।
ये मेरा एक वो था, और मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं पहला जो दिन में जो पहली बात बोलूं वो म्यूजिक निकले। इसलिए मैं रोज सुबह जब भी उठता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ बेसिकली, मैं काफी सुबह उठता हूँ, और मैं सुबह मेरा एक छोटा सा रिचुअल है जो काफी एक्चुअली पिछले साल काफी इलेबोरेट हो गया है, जिसमें कि कुछ करते करते मुझे 1.5 घंटे लग जाते हैं। मैंने लगा कि मैं ये अचानक से अपनी मम्मी क्यों बन गया हूँ कि हर चीज और 1.5 घंटे का टाइम लग रहा है। फिर मुझे समझ में आया उसकी शुरुआत जो पहला है वो है क्लासिकल म्यूजिक के प्रैक्टिस से। अच्छा नहीं गाता हूँ मैं, वो नहीं कर रहा हूँ, और मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं सुर में सब कुछ कर सकूं, मैं सुर में वो करूं। और वो जो सुर की बात है ना भाई, वो आर्ट में इतना ज्यादा रेलेवेंट है कि हर चीज ना बेसिकली हम जो भी कुछ क्रिएट कर रहे हैं ना, वो सारी बात होती है सुर लगने की। मैं अगर राइटिंग भी कर रहा हूँ और राइटिंग का सुर अगर नहीं लगता है ना जिस दिन, उस दिन नहीं लगता है, और जिस दिन सुर लगता है ना, आप अद्भुत सुर लगता है। तो प्लस वही स्टैंड अप का भी है, अगर आप स्टेज पे जा रहे हो, सुर लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, तो वो म्यूजिक इज बहुत मेटाफोरिकल है और लाइफ के लिए, और वो है तो मुझे बहुत पसंद है ये। वाह। अब मैं सिर्फ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, ये हाँ सिर्फ हाँ यार, चलिए इसी सुरीले अंत पे इस क्या फ्लो सुरीले नोट पे है। खत्म करते हैं आज का एपिसोड। निहाल भाई थैंक यू सो मच, जैसी उम्मीद थी बिल्कुल उससे कहीं ज्यादा बेहतर अगर हो सकता था तो वो हो गया है। हमने अपने बहुत से ऐसे टॉपिक्स पिक किए जो हम दोनों के दिल के बहुत करीब है, हाँ, चाहे वो बिहार हो, जैकोबिन ट्रेड्स हो, लिटरेचर हो, वगैरह वगैरह। बट थैंक यू निहाल भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम टू फॉर रैंडम म्यूजिक, or on behalf of all of us, thank you. And audience, please, you can watch it on YouTube, you can watch it on Spotify, you can listen to it on Spotify, you can listen to it on Apple Podcast. Please rate it, like, share, subscribe, all that. Thank you Nihal bhai, thank you so much. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।